गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो ऐसा है, कंपनीज एक्ट से चालू करते हैं। थोड़ा बड़ा एक्ट है, थोड़ा स्पीड अप करके ही चलेंगे हम शुरुआत से। सबसे पहले तो कंपनी, बेसिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी की जो डेफिनेशन है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सो कंपनी की डेफिनेशन बहुत ही ऐसी है जो कि समझ में नहीं आती। सिर्फ बोल दिया कंपनी मीन्स कंपनी, तो कंपनी क्या है ये समझाया नहीं, सिर्फ ये बोल दिया कंपनी है ना कंपनी। अब ये जो कंपनीज एक्ट है किस किस को लागू होता है, किस किस को लगता है, किस किस को अप्लाई होता है? पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता है। ये एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ उनको लगता है। इसके अलावा ये बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड कंपनीज अंडर स्पेशल एक्ट, इनको भी अप्लाई होता है। बट इट विल नॉट अप्लाई इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद देयर स्पेशल एक्ट। फिर कंपनी के फीचर्स क्या है? कंपनी के फीचर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खास तौर पे कुछ फीचर्स। लिमिटेड लायबिलिटी तो सिंपल है, लायबिलिटी लिमिट हो जाती है ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। देन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ये इनकॉर्पोरेट होकर ही बनती है। जैसे आपने देखा पार्टनरशिप जो है ऐसी ही रजिस्टर हो जाती है, रजिस्टर नहीं भी किए तो भी बन जाती है, बट यहाँ पे ये इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही बनेगी कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके ऊपर आपको दो केस पता है। एक है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी का, और दूसरा केस है सॉलमन वर्सेस सॉलमन कंपनी का। ली का मैं केस बता देता हूं आपको पहले। ली में एक व्यक्ति होता है मिस्टर ली, ये एक जमीन पे खेतीबाड़ी करता है और ये खुद एक पायलट होता है। तो ये जो एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट के थ्रू ये अपनी जमीन पे दवाइयों का छिड़काव करता है। उसका काम बहुत बढ़ जाता है और वो सोचता है कि चलो एक कंपनी बना लो। इसने क्या किया, ये एक कंपनी फॉर्म कर लेता है। कंपनी फॉर्म करके पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर देता है टू द कंपनी, और वो कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है और कंपनी का चीफ पायलट बन जाता है। अब चीफ पायलट बन गया, डायरेक्टर बन गया, काम तो वैसे ही चल रहा है। इसके बाद कंपनी क्या करती है, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती है, इंश्योरेंस वाले के पास, और इंश्योरेंस करा लेती है ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, कि अगर एम्प्लॉयज की काम करते वक्त डेथ हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। सो इंश्योरेंस करा लेती है। अब इंश्योरेंस कराने के बाद एक दिन काम करते करते मिस्टर ली की ही डेथ हो जाती है। अब मिस्टर ली की डेथ हो गई तो उनकी वाइफ क्लेम करती है कंपनी से कि भाई हमको पैसा दो। कंपनी से क्लेम करती है, कंपनी इन टर्न इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करती है, बट इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है ये बोलते हुए कि मिस्टर ली तो खुद ओनर ऑफ द कंपनी है, वो तो एम्प्लॉयर है, हाउ कैन ही बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी? इंश्योरेंस तो एम्प्लॉय का था, ये तो एम्प्लॉयर है। जब कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने बोला नहीं, एम्प्लॉयर इज द कंपनी, कंपनी इज द एम्प्लॉयर। वो जो व्यक्ति है वो तो अलग व्यक्ति है, एंड बीइंग द चीफ पायलट ही इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो वो एम्प्लॉय है। सो ऐसे केसेस में अगर वो एम्प्लॉय माना गया है तो यहां पे उसकी डेथ पे भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। और कोर्ट ने यही बोला कि ली इज अ सेपरेट पर्सन एंड द कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। भले ही हो सकता है कि वही काम चला रहा है, पूरा काम वही कर रहा है, बट फिर भी वो अलग व्यक्ति है और कंपनी अलग व्यक्ति है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट होता है। कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग अलग होते हैं, ओनरशिप ऑफ द शेयर कैपिटल अलग लोगों के पास होती है, और उसको मैनेज करने वाले अलग लोग होते हैं जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कॉमन सील ऑप्शनल है, चाहो तो रखो नहीं तो मत रखो। परपेचुअल सक्सेशन होता है, चलते रहेगा, कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी को लोगों के आने जाने से, जीने मरने से, रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलते जाएगी और चलते जाएगी। लोग आएंगे जाएंगे, जिएंगे मरेंगे, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। इसमें भी आपने मकोड़े का केस पढ़ा था, मकोड़ा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसमें हमने देखा था कि एक मकोड़ा होता है, मकोड़ा नाम है लड़के का, आदमी का। वो क्या करता है, वो एक कंपनी बना लेता है और कंपनी के पास टिम्बर होता है, टिम्बर होता है। ये टिम्बर का मकोड़ा जाके इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस करा लेता है। अब ये टिम्बर आग लग जाती है और जल जाता है, जल के स्वाहा हो गया, खराब हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये व्यक्ति पहुंच जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास कि मुझे कंपनसेशन दे दो। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है प्रॉपर्टी किसकी थी? तो वो बोलता है हमारी थी। तो हमारी नहीं, किसकी थी? तो बताता है कंपनी की थी, कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। फिर इसको बोला जाता है फिर जी तुमने कैसे क्या इंश्योरेंस करा लिए, ये तो इंश्योरेंस पॉलिसी वॉइड है। तुम जब प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो, देयर इज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर तुम ओनर ही नहीं हो प्रॉपर्टी के
तो तुम कैसे इंश्योरेंस करा सकते? कंपनी ने करवाना चाहिए था इंश्योरेंस। सो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी जो है ये पूरी वॉइड है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये पूरी वॉइड है, और वॉइड होने के कारण यहाँ पे क्लेम नहीं किया जा सकता। सो कंपनी की प्रॉपर्टी अलग थी और उसको बनाने वाले लोगों की प्रॉपर्टी अलग है। कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी और उसके खुद के एसेट्स और लायबिलिटीज हो सकती हैं। फिर कंपनी कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड, कंपनी के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है और कंपनी भी दूसरों के ऊपर केस फाइल कर सकती है। शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, या तो फ्रीली ट्रांसफरेबल रहेंगे या तो रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे अगर प्राइवेट कंपनी है तो, बट इट विल ऑलवेज बी ट्रांसफरेबल। कंपनी नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स, कंपनी शेयर होल्डर की जागीर नहीं होती, कंपनी अपने आप की खुद की ओनर है, उसका कोई ओनर नहीं होता। इट इज अ मीन्स टू एन एंड। अब ये सिंपल सा एक पॉइंट है कि ये एक जरिया है, ये एक जरिया है एक बिजनेस करने का, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से फिर आगे बात चालू होती है। अप्लाइज टू, ऑलरेडी मैंने बता दिया किस किस को अप्लाई होता है, ये ऑलरेडी अभी जस्ट मैंने आपको बताया। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट यानी क्या होता है? तो वैसे डेफिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट मैंने आपको समझाया था बॉडी कॉर्पोरेट मींस एक ऐसी चीज जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसकी सील होती है या फिर और परपेचुअल सक्सेशन होता है। जो जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उसको हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे कि LIC, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे कि SBI, SBI इज नॉट अ कंपनी फॉर अस, क्योंकि कंपनी यानी क्या? जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, इस एक्ट में या पुराने एक्ट में। सो SBI इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, इट इज रजिस्टर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, और इसीलिए इट इज नॉट अ कंपनी फॉर अस। सो कंपनी यानी एक नैरोअर वर्ड हो जाता है और बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर वर्ड, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। इसमें सेबी आ जाता है, इसमें RBI आ जाता है। ये सब क्या है? ये सब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रखने वाली संस्थाएं हैं। फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, सबसे पहले कॉर्पोरेट व्हील कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की चर्चा करेंगे। एक केस और बता दूं मैं आपको, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग जैसा ही एक और केस था जिसमें बताया गया था कि कंपनी अलग व्यक्ति होती है, उसको बनाने वाले लोग अलग होते हैं। इस केस का नाम जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सॉलमन वर्सेस सॉलमन एंड कंपनी लिमिटेड। सॉलमन होता है जिसकी एक जूते की दुकान होती है, ये शू मैन्युफैक्चरिंग करता है, जूते बनाता है। इसका जूते बनाते बनाते ऐसा लगता है इसको कि चलो अपना काम बहुत बड़ा हो गया है, एक कंपनी बना ली जाए। कंपनी बना के पूरा का पूरा जो जूते का बिजनेस है वैसा का वैसा ट्रांसफर कर देता है और बदले में ले लेता है वो शेयर्स। शेयर्स लेता है प्लस डिबेंचर्स लेता है, और एक एक शेयर अपनी वाइफ को दे देता है, एक उसकी लड़की होती है और 4 उसके लड़के होते हैं। ये सबको एक एक शेयर वो दे देता है और खुद मेजर शेयर्स होल्ड करता है, साथ में डिबेंचर्स होल्ड कर रहा है। डिबेंचर्स ध्यान से देखो, डिबेंचर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब क्या होता है? हाँ, अब क्या होता है? डिबेंचर्स होल्ड कर रहा है। अब कंपनी वैसा का वैसा काम कर रही है जैसा पहले कर रही थी, अभी भी वैसे ही चल रहा है। कंपनी के कुछ होते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स होते हैं जिनका पैसा लगा होता है इन दी कंपनी। एक सेकेंड। हाँ, सो जिनका कंपनी में पैसा लगा होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यानी उनकी उधारी दी होती है कंपनी को, उन्होंने पैसा दिया होता है कंपनी को, या तो पैसा बोल सकते हैं आप, या फिर इवन कई बार गुड्स बेचे जाते हैं जिसका पैसा उनको मिलने का बचा होता है। बट क्योंकि ये क्रेडिटर्स हैं तो ये अनसिक्योर्ड होते हैं, और ये डिबेंचर होल्डर होने के नाते से ये सिक्योर्ड होता है। अब क्या होता है? कंपनी बराबर काम कर रही थी, उसके बावजूद आता है ट्रेड डिप्रेशन। ट्रेड डिप्रेशन का क्या मतलब है? ट्रेड डिप्रेशन का मतलब है मंदी छा गई और कंपनी डूब गई। बहुत ट्राई किया सॉलमन ने कंपनी को बचाने का, बट अल्टीमेटली नहीं बचा पाया और कंपनी लॉस में चली गई। जैसे ही लॉस में गई, डूबने पे आ गई, तो ये क्रेडिटर्स जो थे ये आ गए मुंह उठा के, ये बोलते हैं अरे भाई हमारा पैसा वापस कर दो, हमको पहले पैसा दो। कंपनी के पास जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं तो यहां से सॉलमन भी आ जाता है। सॉलमन बोलता है हाँ भाई पैसा वापस कर दो, मेरा भी पैसा वापस कर दो। सॉलमन को बोलते हैं तुम कैसे पैसा मांग सकते हो, तुम तो खुद ओनर हो, तो तुम पैसा पहले नहीं निकाल सकते, तुमको आखिर में पैसा मिलेगा। वो बोलता है नहीं नहीं, मेरे पास डिबेंचर्स है और डिबेंचर्स होने के नाते मैं एक सिक्योर्ड क्रेडिटर हूं,
तुम लोग तो अनसिक्योर्ड हो, तुमको बाद में अधिकार मिलेगा अगर पैसा बचता है तो। जब कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने भी यही बोला कि क्योंकि सॉलमन जो है ये एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है, इसको पहले अधिकार है, और फिर अगर बचेगा तो फिर क्रेडिटर्स को मिलेगा। लेकिन यहां दिक्कत यह थी, पैसा बहुत कम बचा था। समझो 10,000 का अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर को देना है, डिबेंचर होल्डर को देना है 10,000, इनको बाकी देना है, और पैसा बचा सिर्फ 7,000 का। तो ये 7,000 किसको दिया जाएगा? तो बोला गया ये पहले सॉलमन को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर है, सिक्योर्ड क्रेडिटर है। जो क्रेडिटर्स का बोलना था कि ये तो एक ही व्यक्ति है, कंपनी और ये एक ही व्यक्ति है, कोर्ट ने बोला नहीं, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। देयर इज अ कॉर्पोरेट व्हील बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स या डायरेक्टर्स। भले ही वैसा का वैसा काम चल रहा है, पर फिर भी ये कोई फ्रॉड का केस तो है नहीं, ये तो जनरल ट्रेड डिप्रेशन था और इसीलिए कंपनी डूबी है। बेचारे सॉलमन की कोई गलती नहीं है, तो सॉलमन ने कुछ गलत नहीं किया, उसको पहले अधिकार मिलना चाहिए, ही शुड बी एंटाइटल्ड टू द प्रायोरिटी ऑन द पेमेंट। सो यहां पे बोला गया कि कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, और जो आपको कंपनी दिखती है ना बाहर से, ये एक व्हील दिखती है, एक पर्दा दिखता है, इसके पीछे लोग छुपे हैं, जो लोग ये बिजनेस को कर रहे हैं, जिन लोगों ने पैसा लगाया है, मेंबर्स बोलो, क्रेडिट मेंबर्स बोलो, डायरेक्टर्स बोलो, ये लोग छुपे हैं। जब कोई व्यक्ति बाहर वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो किससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? वो इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ना कि वो इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। पर जैसा कि आपने देखा सॉलमन वर्सेस सॉलमन के केस में, कि अगर कल चल के कुछ गलती होती है तो वो तो सीधा सीधा कंपनी ने किया बोल देंगे हम। सो इसका तो फायदा भी उठा सकते हैं। कुछ लोग, कुछ मेंबर्स गलत काम करने को कंपनी बनाएंगे, और जब पकड़े जाएंगे तो बोलेंगे हमने थोड़ी, कंपनी ने किया, कंपनी को सजा दो। तो क्या ऐसा चलेगा? आंसर इज नो। इसीलिए ये जो सेपरेट व्हील कंसेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है, एक ही चीज है, कॉर्पोरेट व्हील या सेपरेट एंटिटी दोनों एक ही चीज है, इसको डिसरिगार्ड किया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। जब ये घूंघट का फायदा उठा के कोई गलत काम कर रहा है, सो वो घूंघट को उठाया जाएगा, और इसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा, और उनको लायबल ठहराया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। इसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इन सिंपल टर्म्स, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील इज नथिंग बट डिसरिगार्डिंग द सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। जो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट है उसको आप नहीं मान रहे, दिस इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कब कब हो सकता है? अलग अलग केसेस हैं, अपन एक एक करके देखते हैं। पहला केस है टैक्स इवेजन। सो जब आप कोई टैक्स लॉस को इवेड करना चाहते हैं, ऐसे केसेस में व्हील लिफ्ट की जा सकती है, जिसमें सर दिनशॉ मैनिक जी पतीत का एक केस था। एक सर दिनशॉ मैनिक जी पतीत थे, बहुत ज्यादा पैसे वाले धनवान व्यक्ति, इतना पैसा था कि इनको टैक्सेस बहुत लग जाते थे। अपने यहां लगता है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना टैक्सेस बढ़ते जाएंगे, और इसीलिए क्योंकि हम ज्यादा टैक्स भरते हैं, सर दिनशॉ मैनिक जी पतीत ज्यादा टैक्स भरते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो कंपनी बना लेते हैं। 4 प्राइवेट कंपनी बना लिया उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, पूरे जो भी इन्वेस्टमेंट थे वो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया इन द नेम ऑफ कंपनी। तो 4 कंपनी बना के पूरे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हो गया, इन्वेस्टमेंट की जो इनकम आएगी, इनकम किसको आएगी अब? इनकम आएगी अब कंपनीज को, कंपनी के हाथ में इनकम आने लगी। और दिनशॉ ने क्या किया, ये कंपनी से इनकम ले लिया इन द फॉर्म ऑफ लोन, जो कभी उन्होंने रीपे भी नहीं किया, और इस प्रकार से उन्होंने अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर दिया, क्योंकि इनकम जो थी वो डाइवर्ट हो गई। जो इनकम दिनशॉ के हाथ में आती थी अब तक के, वो अब कंपनी के हाथ में चली गई, और इस बहाने से उनका टैक्स कम हो गया। टैक्स कम हो गया, इनकम टैक्स वालों की नजर गई इसके ऊपर। इनकम टैक्स वालों ने बोला ये तो गलत किया जा रहा है, कोर्ट पहुंच गए इनकम टैक्स वाले, और कोर्ट ने बोला यस, यहां पे कंपनी बनाने का सिर्फ एक ही बोगस पर्पस है, शैम पर्पस है, कि इनकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो, और इसीलिए हम एक कंपनीज को अलग नहीं मानेंगे, हम कंपनीज की व्हील लिफ्ट करेंगे, और उसके पीछे जो जिम्मेदार इंसान है, कौन? सर दिनशॉ मैनिक जी पतीत, इनको हम जिम्मेदार ठहराएंगे, और इनके हाथ में पूरा टैक्स लगाया जाएगा। कोर्ट ने यहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील ऑफ ऑल द 4 कंपनीज लिफ्ट किया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो पहला केस जब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की जा सकती है, सर दिनशॉ मैनिक जी पतीत वर्सेस सीआईटी, और सीआईटी वर्सेस मीनाक्षी मिल्स। फिर अवॉइड एनी लीगल ऑब्लिगेशन, जोन्स वर्सेस लिपमैन।
कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, हाँ, जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुमको एक मकान बेचूंगा, हाउस बेचूंगा, बट बाद में इसकी इच्छा नहीं होती है हाउस बेचने की, तो ये क्या करता है, ये कंपनी फॉर्म करता है और कंपनी को हाउस ट्रांसफर कर देता है। जब ये व्यक्ति आता है, मुझे मकान दो, मुझे मकान के कागज दे दो, तो वो बोलता है मकान तो मेरे नाम से है ही नहीं। पूछा जाता है किसके नाम से है, तो पता लगता है कि कंपनी के नाम से है मकान। अब क्योंकि मकान कंपनी के नाम से है, तो यहाँ पे व्यक्ति तो बेच नहीं सकता, और इसीलिए ये पता करता है कि ये कौन है, कंपनी किसकी है। पता लगता है इसको कि कंपनी तो इसने खुद ही बनाया है, तो यहां पे वो कोर्ट पहुंच जाता है और बोलता है कि कंपनी को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने बोलो, मुझे मकान बेचने बोलो। और कोर्ट ने यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट किया और बोला कि कंपनी को हम सेपरेट नहीं मानेंगे, कंपनी की व्हील लिफ्ट करेंगे और उसको बनाने वाले व्यक्ति के हाथ में हाउस फिर से जोड़ा जाएगा और वो हाउस जबरदस्ती बेचने बोला जाएगा। सो ये जो केस था, ये केस एक और इंपॉर्टेंट केस है जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए कंपनी का सहारा लिया जा रहा था। फिर एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, इसमें कैसा हुआ था, एक कंपनी होती है डेमलर कंपनी लिमिटेड, दूसरी होती है कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। डेमलर कंपनी जो होती है ये रजिस्टर्ड होती है लंदन में, बट इसके जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स होते हैं, ये लोग कौन होते हैं, जर्मन होते हैं, जर्मन के लोग होते हैं, जर्मनी के लोग होते हैं। अब जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में झगड़ा हो जाता है और इसीलिए जो सी कंपनी होती है ये कुछ पैसा देना रहता है डी कंपनी को, वो पैसा देने से मना कर देती है, क्योंकि अगर हम पैसा देंगे तो इट विल अमाउंट टू ट्रेडिंग विद एनिमी, और हम ये नहीं कर सकते, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। लेकिन कंपनी का बोलना होता है देखो जी हम तो यहीं रजिस्टर्ड है, लंदन में रजिस्टर्ड है, तो हम कहां से एनिमी कंट्री के कंपनी हुए, हम तो यहीं पे रजिस्टर्ड है। कोर्ट ने लेकिन कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया और बोला कि भाई उसको बनाने वाले लोग अगर जर्मनी के हैं, दुश्मन कंट्री के हैं, तो हम मान सकते हैं कि कंपनी इज एन एनिमी। सो यहां पे कॉर्पोरेट विल ऑफ डी लिफ्ट की गई और माना गया कि डी जो है ये एक एलियन एनिमी है, और यहां पे सी को बोला गया तुम पैसा नहीं दोगे। फिर टू अवॉइड एनी वेलफेयर लेजिस्लेशन, जिसमें एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस द वर्कमेन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री भावनगर एंड अदर्स का एक केस लॉ है। इसमें क्या हुआ था, एक कंपनी होती है, समझो ए, इसकी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स दिखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी बी, वो इन्वेस्टमेंट दिखते हैं, इन्वेस्टमेंट के कारण इसकी इनकम जो होती है पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में यहाँ पे डिविडेंड आता है, डिविडेंड आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है तो बोनस बांटना पड़ता है। बोनस जो होते हैं, बोनस दिया जाता है टू द वर्कमैन, वर्कमैन को, एम्प्लॉयज को बोनस दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का परसेंटेज होता है 20% ऑफ द प्रॉफिट। अब यहाँ पे ए लिमिटेड को लगता है यार ये इन्वेस्टमेंट के चक्कर में अपने को बोनस ज्यादा देना पड़ रहा है। ए लिमिटेड क्या करती है, ए लिमिटेड एक दूसरी कंपनी बना लेती है बी लिमिटेड, बी नहीं सॉरी सी लिमिटेड, तो एग्जाम्पल है, नाम वगैरह इधर उधर हुए तो चलता है, बट फिर भी सी लिमिटेड। और क्या करती है, ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट था, ये इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया यहां पे, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, ये ट्रांसफर कर दिया यहां पे। जैसे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हुआ, यहां से डिविडेंड कम हो गया, डिविडेंड आ गया इसके अकाउंट में, और प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो बोनस कम हो गया। जब जब एम्प्लॉयज को बोनस मिला, उन्होंने देखा यार हमने तो बहुत अच्छा काम किए थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाए थे, लेकिन इस बार बोनस बहुत कम मिला है अपने को, ऐसा क्यों हो गया। तो जब वो अकाउंट्स देखते हैं तो उनको पता लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डिविडेंड नहीं आ रहा, डिविडेंड नहीं आ रहा तो प्रॉफिट कम हो रहा है, और प्रॉफिट कम हो रहा है तो बोनस भी हमारा कम हो रहा है। यहां पे जब कोर्ट में पहुंच गए एम्प्लॉइज, तो कोर्ट ने बोला यस, यहां पे सी लिमिटेड बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सिर्फ एक ही पर्पस है, क्या, सो सी लिमिटेड बनाने का सिर्फ ये पर्पस है कि बोनस की लायबिलिटी जो है वो कम हो जाए, और ये तो गलत है। और इसीलिए यहां पे सी लिमिटेड की कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की गई, इसके जितने भी डिविडेंड वगैरह की इनकम थी, प्रॉफिट था, ये फिर से यहां जोड़ा गया, प्रॉफिट बढ़ाया गया, प्रॉफिट बढ़ गया, डिविडेंड बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, बोनस वापस बढ़ गया। यानी अल्टीमेटली जो बी के जो शेयर्स थे जो सी लिमिटेड में थे,
तो सी लिमिटेड को हमने अलग नहीं माना, हमने ये माना कि सी लिमिटेड ए ही है, हमने इसकी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर दी है। सो ये दूसरा केस था जिसमें कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की गई, दूसरा यानी इसके हिसाब से चौथा केस हो गया। फिर डिटरमाइनिंग द टेक्निकल कॉम्पिटेंस, न्यू हॉराइजन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था, एक केस ऐसा जिसमें फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की गई थी। तो यहां पे फॉर द बेनिफिट, फायदा दिया जा रहा है कंपनी को। सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की गई, जिसमें दो तीन कंपनीज होती है, जो लोग मिलके एक और कंपनी फॉर्म करते हैं और ये कंपनी के नाम से टेलीकॉम का टेंडर भरते हैं। लेकिन टेंडर वाली जो कंपनी होती है वो बोलते हैं कि अरे तुमको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है और इसीलिए हम तुमको टेंडर अलॉट नहीं करेंगे। जब ये कंपनी कोर्ट जाती है तो बोला जाता है कि नहीं, जो शेयर होल्डर्स का या जो बाकी कंपनीज का एक्सपीरियंस है दैट शुड बी काउंटेड एज द एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी और टेंडर अलॉट करना चाहिए। अब काइंड्स ऑफ कंपनी, कैसी कैसी कंपनी बन सकती है? कंपनी या तो प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी या वन पर्सन कंपनी होगी। अगेन ये जो कंपनीज है लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। अब इसमें कितने लोग चाहिए? प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी है तो 7 लोग चाहिए और ओपीसी में एक व्यक्ति के द्वारा कंपनी बनाई जा सकती है। अगर 2 या 7 लोगों से नीचे हो गई संख्या तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन से कम हो गई तो क्या होगा? सो यहां पे समझो 7 लोग थे मेंबर्स पब्लिक कंपनी में, 2 जनों की डेथ हो गई और अब बचे सिर्फ 5 लोग मेंबर्स, तो क्या करना पड़ेगा? सो यहां पे बोला गया है आपको 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ्स आपको ये बढ़ा के फिर से 7 तक ले आना है। और अगर आपने ये नहीं किया तो ऐसे केस में 6 महीने के बाद सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी। हर एक व्यक्ति जो कंपनी से जुड़ा हुआ है एंड हु इज कन्वर्जेंट ऑफ द फैक्ट, हु इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, हु इज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हम कम लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, 7 लोग मिनिमम चाहिए लेकिन हम 5 लोगों में बिजनेस कर रहे हैं, तो वो हर व्यक्ति जिम्मेदार हो जाएगा फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी टू अनलिमिटेड एक्सटेंट। ठीक है, तो ये सेक्शन 3A इंपॉर्टेंट है। फिर अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज, एसोसिएट कंपनी, एक ऐसी कंपनी जहां पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है 20% या उससे ज्यादा टोटल वोटिंग पावर या फिर बिजनेस डिसीजंस को कंट्रोल करना। रटने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। बाकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें गारंटी दी जाती है कि हम जब कंपनी वाइंड अप होगी तो इतना इतना पैसा लेके आएंगे। दिस इज कॉल्ड एज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इट मे और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। ये सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे आपको गारंटी लेके आना पड़ सकता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, नॉर्मल कंपनी जिसमें शेयर्स होते हैं, जितने शेयर्स होते हैं उतनी मैक्सिमम हमारी लायबिलिटी होती है। जैसे मैं अगर 1000 शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ 10 रुपए के, तो मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी हो जाएगी 10,000 रुपए। इसमें भी अगर मैं समझो ऑलरेडी 4 रुपए पे कर चुका हूं तो 4,000 रुपए ऑलरेडी पेड है और बची हुई लायबिलिटी रहेगी सिर्फ 6,000 रुपए की। तो 6,000 विल बी द रिमेनिंग लायबिलिटी, अनपेड अमाउंट। फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है या बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो कि भारत के बाहर बनी है बट विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वेदर थ्रू इटसेल्फ और बाय एजेंट, वेदर फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो खुद से भी कर रही है तो भी चलेगा, या एजेंट के थ्रू फिजिकली कर रही है, या इवन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिजिकल कोई उसका सेटअप नहीं है, तो भी यहाँ पे वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी अगर वो भारत में बिजनेस कर रही है तो। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर मिल के सेंट्रल स्टेट ऐसा मिल के भी किया जा सकता है। और अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, आपको भी इतना ही ध्यान रखना है, एकदम रटी हुई हो डेफिनेशन, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब एक पॉइंट और बता दूं, ये एक है, ये अमेंडमेंट है, बट आपको अभी तक इंस्टीट्यूट ने ये बताया नहीं है। इंस्टीट्यूट ने अभी तक के ये नहीं बोला कि ये जो पेड अप शेयर कैपिटल है इसके जगह वोटिंग पावर कंसिडर करना है, लेकिन ये अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है, बट इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया। तो ऐसी चीजों को आप क्या करोगे, अगर आता है तो आपको ये नोट में लिख देना है कि एज पर द अमेंडमेंट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल के केस में हम टोटल वोटिंग पावर देखेंगे। ठीक है, बट ये इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई नहीं किया, ये भी आप लिख लोगे, बट ये अमेंडमेंट क्लैरिफाई नहीं किया था और इसीलिए आपने नोट में अलग से लिखा है। ठीक है, तो और 2-3 अमेंडमेंट मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जो कि इंस्टीट्यूट ने अभी तक नहीं बताया, बट वो अमेंडमेंट हो चुके हैं और अच्छा खासा टाइम हो चुका है उसको होके। ठीक है, तो मेरे को एक्सपेक्टेड था बताएंगे लेकिन नहीं बताया गया है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो टोटल वोटिंग पावर कंसिडर करना है
at the time of calculating the paid up share capital. निधि कंपनी क्या होती है? बचत गट। बचत गट जो होता है, जो चिट फंड जैसा काम करता है, वो कैसे बनता है? तो लोग होते हैं बहुत सारे, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग मिलके एक जगह पैसा जमा करते हैं सब लोग, और ये पैसा इनमें से ही किसी एक को बाद में दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ निधि। सो ये वापस मिलता है इनमें से किसी एक को। इस बार एक को मिला, अगले बार दूसरे को मिलेगा, उसके बाद तीसरे को मिलेगा। यानी ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग डिपॉजिट ले रहे हैं, किन से? मेंबर्स से। किनको लोन दे रहे हैं? मेंबर्स को ही वापस। दे आर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स ओनली एंड दे आर लेंडिंग टू मेंबर्स ओनली। मेंबर्स ही पैसा ले रहे हैं, मेंबर को पैसा दे रहे हैं। एंड इसका एम क्या है? टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ कॉस्ट कटिंग, थ्रिफ्ट। तो कॉस्ट कटिंग इनको करना है एंड सेविंग अमंग द मेंबर्स। और इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, क्योंकि ये अलग टाइप की कंपनी है, ये बाहर वालों से काम ही नहीं करती, ये अलग टाइप की कंपनी हो जाती, और इसीलिए इसको चलाने का जो प्रकार है ये पूरा रूल्स वगैरह बताएगी गवर्नमेंट। अनलिमिटेड कंपनी आपको पता है ऑलरेडी। अनलिमिटेड मींस जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जो कि कोई बनाता नहीं है। डॉर्मेंट कंपनी, डॉर्मेंट का मतलब होता है स्लीपिंग, सोई हुई है। तो ये एक ऐसी कंपनी होती है विच हैज बीन फॉर्म्ड फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट, या तो फ्यूचर प्रोजेक्ट, या टू होल्ड एनी असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पहली चीज तो फ्यूचर प्रोजेक्ट, या टू होल्ड एनी असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड डज नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो ये चीज, तो फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, या टू होल्ड एनी असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ये आरओसी में अप्लाई कर सकती है। देखो अपने आप डॉर्मेंट नहीं होते, आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आरओसी बोलेगा हाँ तुमको हमने डॉर्मेंट कर दिया, तो फिर वो डॉर्मेंट होंगे। ठीक है, सो ऐसा है। या फिर एक इनएक्टिव कंपनी, इनएक्टिव कंपनी यानी जिसने पिछले 2 साल में कोई भी फाइलिंग्स वगैरह नहीं की है, वो इनएक्टिव कहलाती है। आप उतना याद नहीं रखें तो चलेगा। प्राइवेट कंपनी, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये आपको याद रखना है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो कि अभी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है एट प्रेजेंट, एंड विच बाइट्स आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के द्वारा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें लिखा होता है ये क्या करेगी, क्या करेगी, ये रिस्ट्रिक्ट करेगी, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। इंटरनल मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट है, इंटरनल क्या क्या मैनेजमेंट के लिए करेगी कंपनी। सो रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ध्यान रखो प्रोहिबिशन नहीं है, प्रोहिबिट नहीं कि आप कर सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्टेड है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि पहले हमको पूछो, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को पूछो, अगर आपको शेयर्स बेचना है ना, बाहर नहीं बेचने का, हमको पहले पूछो, हम अगर नहीं खरीदते हैं तो फिर किसी को भी बेचो। सो ये एक रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। या फिर डायरेक्टर्स बोल सकते हैं नहीं नहीं हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, बेचने से मना करा सकते हैं। एकदम मना नहीं करेंगे, कुछ कंडीशंस लगाएंगे कि बेचना है तो पहले ये करो फिर बेच सकते हो, या अपने घर वालों को बेचो। सो इस प्रकार से आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। वैसे ही लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200, 200 के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, और पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज काउंट नहीं किए जाएंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ 200 मेंबर्स, एंड जॉइंट होल्डर्स विल बी ट्रीटेड एज ओनली 1 मेंबर। इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट। ठीक है, 100% आपको ये करना ही है, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना, बहुत ज्यादा चांसेस के आने के। ठीक है, फिर प्रोहिबिट्स द इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज, जो पब्लिक को सिक्योरिटीज देने से मना करती है। प्रोहिबिट्स, सीधा सीधा प्रोहिबिट कर रही है वो। ठीक है, सो प्रोहिबिट्स द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अपने वर्ड्स में लिखोगे चलेगा, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जो वर्ड जहां जैसा आ रहा है वैसा तो आना ही चाहिए, जैसे प्रोहिबिशन की जगह प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन की जगह रिस्ट्रिक्शन, लिमिट्स की जगह लिमिट्स। बाकी आप जोड़ने को जैसा चाहो वैसा जोड़ सकते हो, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए आपकी डेफिनेशन का। फिर पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी डिफाइन किया, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, पहली चीज, एंड विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अगर एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी की एक सब्सिडरी है जो कि प्राइवेट कंपनी है, ये होल्डिंग हो गई, ये सब्सिडरी हो गई। सो ये जो प्राइवेट कंपनी है इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक कंपनी।
पब्लिक कंपनी के लिए आपको कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स होंगे, कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम मेंबर्स की, और ये पब्लिक को पैसा देती, पब्लिक से पैसा लेती है, पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। स्मॉल कंपनी, एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्वेश्चन आने के चांस है। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी क्या है? स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख के ऊपर नहीं गया। पहली चीज, विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी द पेड अप कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और रुपीज 10 करोड़ और एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। तो ये कल चल के अगर गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब करना है तो 10 करोड़ तक प्रिस्क्राइब कर सकती है। एट प्रेजेंट क्या लिमिट है? एट प्रेजेंट 50 लाख की लिमिट है। 50 लाख के ऊपर आपका पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन और टर्नओवर ऑफ विच एज पर P&L फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तुरंत पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 करोड़। अगर 2 करोड़ के ऊपर हो गया तो फिर ये हो गई एक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन के बाहर, ठीक है। सो स्मॉल कंपनी बनने में फायदा है, और ये अमेंडमेंट है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इसका रीजन ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, तो अब मैं रीजंस पे नहीं जाऊंगा। फिर इट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड अप टू 100 करोड़। अभी लिमिट क्या है? 50 करोड़ का कैपिटल और 2 करोड़ 50 लाख का कैपिटल और 2 करोड़ का टर्नओवर। ध्यान रखो, लिमिट कैसे याद रखोगे? मैंने आपको कई बार बताया हूं, ऐसे फिर से सुन लो। लिमिट जब भी याद रखना है, टर्नओवर और कैपिटल है, ध्यान रखना हमेशा टर्नओवर ज्यादा रहेगा, कैपिटल कम रहेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो आपने लगाया, समझो 10 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाए, तो रोलिंग होता है और रोलिंग होके वो बढ़ेगा। 3 बार 4 बार रोलिंग हो गया, 50 लाख रुपए आपका टर्नओवर हो गया, 10 लाख का कैपिटल था, तो रोलिंग के कारण टर्नओवर बढ़ जाता है। फिर क्या क्या नहीं हो सकती स्मॉल कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए, अगर पब्लिक कंपनी हो गई तो वो कभी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। वो अंडर स्पेशल एक्ट नहीं होना चाहिए, वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं होना चाहिए, और वो होल्डिंग या सब्सिडरी के रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। अगर वो होल्डिंग या सब्सिडरी के कंपनी के रिलेशनशिप में कवर होती है, देन इट विल अगेन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल कंपनी, भले ही वो कितनी भी छोटी कंपनी क्यों ना हो, वो स्मॉल कंपनी कभी नहीं कहलाएगी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज, होल्डिंग और सब्सिडरी क्या होता है? होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि कंट्रोल करती है एक दूसरी कंपनी को, और सब्सिडरी वो होती है जो कि कंट्रोल हो रही है एक दूसरी कंपनी के द्वारा। सो होल्डिंग जो कंट्रोल कर रही, सब्सिडरी जो कंट्रोल हो रही है, ठीक है। कंट्रोल कैसे हो सकता है? कंट्रोल दो प्रकार से एक्सरसाइज किया जा सकता है। अगर आप कंपनी की बात करें, कंपनी में दो प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं, या तो आप टोटल वोटिंग पावर को कंट्रोल कर लो, या तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर लो। सो दो प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं, आइदर थ्रू कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और थ्रू शेयर होल्डिंग इन दी सब्सिडरी। शेयर होल्डिंग यानी टोटल वोटिंग पावर 50% से ज्यादा। 50% कैलकुलेट करने के लिए फिड्यूशियरी कैपेसिटी वाले आप काउंट नहीं करते, वैसे ही मनी लेंडिंग वगैरह वाले शेयर्स एज अ सिक्योरिटी होल्ड किया तो काउंट नहीं करते, यानी खुद के राइट पे जो होल्ड किया है वो काउंट किया जाता है। ओपीसी, ओपीसी का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेंगे। तो वैसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, बट कभी पूछा नहीं गया, इसको कभी महत्व नहीं दिया गया, तो अब वो मेरे को लगता नहीं बहुत ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ठीक है। ओपीसी नया कंसेप्ट होने के बावजूद इस पे कभी क्वेश्चन उतने अच्छे नहीं आए हैं जैसे बनाए जा सकते थे, बट कुछ भरोसा नहीं, फिर भी हम इसीलिए अच्छे से पढ़ेंगे। ओपीसी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें एक व्यक्ति ही मेंबर है, जो मेमोरेंडम में साइन करता है सब्सक्राइबर, वो एक व्यक्ति ही रहेगा। बट क्योंकि एक परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी का, इसीलिए आप एक अकेला मेंबर होने के बावजूद एक नॉमिनी को अपॉइंट करेंगे, जो कि अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी उसकी जगह ले लेगा, क्योंकि कंपनी तो खत्म नहीं होना चाहिए, वो तो अमर है, और इसीलिए उसको चलाने के लिए दूसरा एक व्यक्ति नॉमिनी जो होता है उसका नाम लिखा होता है इन द मेमोरेंडम। नॉमिनी जो होता है इससे कंसेंट लेना जरूरी है, बिना कंसेंट के आप किसी को नॉमिनी कैसे बना सकते हैं? आपको उससे कंसेंट लेना पड़ेगा कि वो नॉमिनी बनने को तैयार है। अब वो नॉमिनी बनने को तैयार है, लेकिन आपको बाद में बदलना लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं अपन इसको नॉमिनी हटा देते, दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे, आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नॉमिनी को लग रहा है मुझे अब यहाँ पे नॉमिनी नहीं बनना, मुझे अलग होना है, वो क्या कर सकता है ऐसा? यस, वो कर सकता है, ठीक है। फिर अगर नॉमिनी चेंज हुआ है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। नॉमिनी चेंज कर रहे हैं तो नॉमिनी विल इन्फॉर्म टू द कंपनी एंड कंपनी विल इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार कि ये चेंज हो चुका है।
मेंबर कैन बी द सोल डायरेक्टर, अकेला वो डायरेक्टर रहेगा। अब ये आपके काम का नहीं है। अगला पॉइंट, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकती है कंपनी। साथ में सेक्शन 8 में कभी रजिस्टर नहीं हो सकती। सेक्शन 8 में ना रजिस्टर हो सकती है ना ये कन्वर्ट हो सकती है। सेक्शन 8 मींस नॉट फॉर प्रॉफिट, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटीज नहीं कर सकती। नॉमिनी एज वेल एज मेंबर शैल बी नेचुरल पर्सन, नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन ओपीसी नहीं बना सकता, ना ही वो नॉमिनी हो सकता है। इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, यानी 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उसने भारत में मौजूद होना चाहिए, एंड मेजर होना चाहिए। माइनर को आप नहीं बना सकते, ना ही नॉमिनी ना ही मेंबर। नॉमिनी अगर ऑटोमेटिकली मेंबर बन गया दो जगह, क्योंकि एक ही जगह में मेंबर हो सकता है। समझो एक व्यक्ति था मिस्टर एक्स, एक्स एक्स ओपीसी में मेंबर है और वाई ओपीसी में नॉमिनी है एक्स, यहां वाई मेंबर है। अब क्या हुआ, अब वाई की डेथ हो गई। जैसे वाई की डेथ हुई एक्स यहां पे भी आ गया। अब एक व्यक्ति एक ही मेंबर, एक ही जगह मेंबर रह सकता है, एक ही ओपीसी बना सकता है ओपीसी में, बाकी वो कितने भी जगह मेंबर रहे, बट ओपीसी एक ही बना सकता है। तो यहां पे अब इसको एक जगह ओपीसी बनाया था पहले से ऑलरेडी था, बट दूसरे जगह भी अपने आप जुड़ गया, तो ही विल हैव टू रिजाइन, उसको बंद करना पड़ेगा। एक कोई तो भी ओपीसी से उसको रिजाइन करना पड़ेगा विद इन 180 डेज, 180 दिन के अंदर उसको रिजाइन करना पड़ेगा। सेक्शन 8 में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी और टाइप में नहीं कन्वर्ट कर सकते जब तक 2 साल नहीं होंगे। 2 साल बाद कर सकते, ध्यान रखो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। वैसे कन्वर्जन आपको है नहीं, बट फिर भी ध्यान रखो। और या तो 2 साल हो गया तब आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर बिफोर 2 इयर्स अगर करना चाहते हैं तो या तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख के ऊपर ले जाओ, या टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर हो गया फॉर दैट पीरियड, तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, उस पीरियड में होना चाहिए। ध्यान रखो जिस पीरियड में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे समझो पिछले साल हुआ होगा समझो 3 करोड़, लेकिन इस साल नहीं हुआ, इस साल सिर्फ 1.5 करोड़ हुआ है, तो क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फॉर द रिलेवेंट पीरियड, जिस पीरियड में आप कन्वर्ट कर रहे हैं उस पीरियड में 2 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, तब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ये लिमिट अगर आप देखोगे तो ये स्मॉल कंपनी की ही लिमिट यहां पे अप्लाई होती है। स्मॉल कंपनी में जो दो लिमिट बताई गई है 50 लाख और 2 करोड़, वही दो लिमिट यहाँ पे बताई गई है। यानी आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन के बाहर जाओगे तभी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अनदर टाइप ऑफ कंपनी, नहीं तो ओपीसी में ही आप रहोगे 2 साल तक के। ठीक है, 2 साल बाद आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ये आपके काम का नहीं है, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन का भी कोई काम नहीं है आपको फिलहाल। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि या तो एलआईसी है, या तो यूटीआई है, या आईडीएफसी है। इनफैक्ट यूटीआई के बदले इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय यूटीआई बोलना चाहिए। और इंस्टीट्यूट्स नोटिफाइड इन 1956 एक्ट, पुराने एक्ट में जो बताया गया था, या इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई अंडर दिस एक्ट, 2013 का एक्ट। बट ये अगर प्रिस्क्राइब करना है इस एक्ट में तो इट शुड बी कंपलसरी कि ये या तो कोई एक्ट के द्वारा बनाया गया है, या फिर 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड किया गया है। यानी कोई भी गवर्नमेंट कंपनी को ही आप बना सकते हैं एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप प्राइवेट कंपनी को नहीं कन्वर्ट कर सकते। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी फॉर्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको लोगों को जोड़ के लाना है। प्रमोटर एक व्यक्ति होता है जिसके मन में आइडिया आता है कंपनी फॉर्म करने का। अगर मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे मन में आइडिया आया कि मुझे कंपनी फॉर्म करना है और मैं इसके फॉर्मेशन की हर एक प्रोसेस कर रहा हूं, सो आई विल बी रिगार्डेड एज अ प्रमोटर। ये हो गई पुरानी डेफिनेशन। नई डेफिनेशन प्रमोटर वर्ड को डिफाइन करती है। नई डेफिनेशन स्पेसिफिकली बोलती है प्रमोटर वो व्यक्ति होता है who has been named as such in the prospectus or identified in the annual returns under section 92. So एक ऐसा व्यक्ति प्रमोटर है जिसको या तो नाम लिख दिया इन द प्रोस्पेक्टस कि ये प्रमोटर है, वो प्रमोटर मान लिया जाएगा, या फिर उसको एनुअल रिटर्न्स में लिख दिया है कि ये प्रमोटर है, तो वो प्रमोटर मान लिया जाएगा। दूसरी चीज, हु कंट्रोल्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स वो कंट्रोल करता है, वेदर एज अ मेंबर, डायरेक्टर और अदरवाइज। वो हो सकता है मेंबर शेयर होल्डर हो सकता है शेयर होल्डर नहीं है डायरेक्टर हो सकता है शेयर होल्डर भी नहीं डायरेक्टर भी नहीं, बट वो कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे केसेस में ही विल बी रिगार्डेड एज अ प्रमोटर।
एंड तीसरी चीज, ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट, उसके बोलने पे कार्य किए जाते हैं। सो ही विल बी रिगार्डेड एज प्रमोटर। बट अगर वो एज अ प्रोफेशनल एडवाइस करता है, ओनली एज अ प्रोफेशनल, वो एक सीए है, वो एक वकील है, एडवोकेट है, और वो एडवाइस करता है, वैसा काम होता है, क्या वो भी प्रमोटर हो जाएगा? क्या वकील साहब प्रमोटर बन जाएंगे? नहीं, वो सिर्फ एज अ प्रोफेशनल एडवाइस कर रहा है ना, तो वो प्रमोटर नहीं कहलाएगा। सो एक्सेप्ट एडवाइजिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। फिर ये जो प्रमोटर होता है, ये क्या करता है? ये लोगों को लेके आता है, साथ में जोड़ के लाता है। इनको प्रमोटर बोलते हैं, अगर अकेला है तो भी, और अकेले से एक से ज्यादा भी ये लोग हो सकते हैं। इनके मन में आइडिया आया और इन्होंने स्टेप्स लिए टू मेक द कंपनी, टू फॉर्म द कंपनी। क्या क्या करना पड़ता है इनको? सबसे पहले तो इनको डिसाइड करना है कि टाइप ऑफ कंपनी कौन सी बनाना है, प्राइवेट बनाना कि पब्लिक बनाना। अगर प्राइवेट तो 2 लोगों को जोड़ेगा वो, और अगर पब्लिक बनाना है तो 7 लोगों को साथ में लेके आएगा। नाम कैसा होना चाहिए? नाम आइडेंटिकल या क्लोजली रिसेम्बलिंग टू एनी एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। और वैसे नाम में ऑब्जेक्ट आए ये जरूरी नहीं, पर अगर नाम में ऑब्जेक्ट आता है तो फिर नाम वही होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी वही होना चाहिए। जैसे कि अगर नाम में ऑब्जेक्ट आ रहा है अपोलो टायर्स, तो मेन बिजनेस टायर्स का ही होना चाहिए। अगर नाम में ऑब्जेक्ट नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रोसीजर फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। आपको नेम अवेलेबिलिटी के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। एप्लीकेशन जाती है आरओसी के पास, ये जाती थी रन फॉर्म में। रन फॉर्म अभी भी मैं आपको रन ही बताऊंगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी तक के चेंज नहीं किया है, बट इसकी जगह फॉर्म आ चुका है स्पाइस प्लस पार्ट ए। स्पाइस प्लस पार्ट ए, इस फॉर्म में एप्लीकेशन होती है अभी, ठीक है। बट आपको रन ही लिखना है, एग्जाम में रन लिखना है, रन फॉर्म, जिसमें आप नेम रिजर्व करते हैं, रिजर्व यूनिक नेम। नोट में आप लिख देंगे कि ये अमेंड हो चुका है, स्पाइस प्लस पार्ट ए लगता है अभी, बट इंस्टीट्यूट ने अभी तक नहीं बताया। फिर भी आपने ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए तो आप ये भी ध्यान रखो, स्पाइस प्लस पार्ट ए, ठीक है। फिर आपको एप्लीकेशन करना है टू द आरओसी, इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं आप वो, विथ फी, 1000 रुपए की फीस लगती है इसके ऊपर। 2 नाम आप देते हैं इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। पहला नाम जो आपको चाहिए वो पहले नंबर पे लिखोगे, दूसरा नाम दूसरे नंबर पे लिखोगे। पहला नहीं मिला तो सेकंड मिलेगा। फिर आरओसी रिजर्व कर देता है नेम को फॉर 20 डेज, 20 दिन के लिए रिजर्व कर देता है। एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए 60 दिन का टाइम है, ये एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द रजिस्ट्रार, बट 20 दिन का टाइम है, 20 दिन के लिए रिजर्व होगा। 20 दिन में आपको फिर अगली स्टेज पे जाना है, आरओसी के पास दूसरी फाइलिंग वगैरह करना है। आरओसी रिजर्व कर देगा फॉर 20 डेज। इतने में ही आप एमओए और एओए बना दोगे। एमओए क्या होता है? एमओए इज द मेन डॉक्यूमेंट, इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कंपनी क्या करने के लिए बनाई गई है, डिफाइंस एज वेल एज कन्फाइंस द पावर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती ये लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट, इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसके बेसिस पे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। फिर बेसिक कंडीशंस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ विच द कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्यों बनाई जा रही है कंपनी, ये लिखा होता है इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देन स्पेशल केयर वाइल ड्राफ्टिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज ड्राफ्ट करते टाइम आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत अच्छे से उसको ड्राफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कोई चीज लिखना भूल गए तो आप वो चीज नहीं कर पाओगे। फिर इफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेम्स, तो मेन ऑब्जेक्ट शुड बी दैट ऑब्जेक्ट ओनली। जैसे वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस ऑब्जेक्ट आ रहा है अगर आपके नाम में, जैसे टाटा मोटर्स, तो योर मेन ऑब्जेक्ट शुड बी मोटर्स। फिर फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स और पावर्स आर इंक्लूडेड, ये सिंपल से पॉइंट्स है, मेकिंग लोन्स, बोरोइंग पावर्स, मेकिंग इन्वेस्टमेंट, डोनेशन, अमलगमेशन, ये आप ध्यान नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। और एक एओए होता है, एओए रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी बताते हैं। एओए का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। 20 दिन के लिए रिजर्वेशन हो गया था आपके नेम का। इसके बाद आपको आना है सेकेंड प्रोसेस पे, स्टेज नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में स्पाइस फॉर्म जैसे कि लगता था, अभी लगता है स्पाइस प्लस पार्ट बी, ये फॉर्म है, ठीक है। बट आपको इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं बताया तो आप अभी स्पाइस ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट ये भी लिख के आना है। मैं आपको एडिशनल इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आपका इंप्रेशन अच्छा रहे, और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करें। सिर्फ अपने को पास नहीं होना है, अपने को 65, 70, 75, 80, 85, 90 तक के मार्क्स मिल सकते हैं। हाँ, उसके ऊपर मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट 85 तक के मार्क्स अपने क्लास में ला चुके हैं लोगों ने, अपने क्लास में यानी इवन दुनिया भर में भी, देश भर में भी
मैक्सिमम जो होते हैं 85 वगैरह तक आते हैं, कभी एक आध बार कोई 90 तक पहुंच पाता है। सो मे बी आप शायद हो 80 तक तो बहुत बार आते हैं। और इनफैक्ट मैंने आपके पेपर्स जो चेक किया हूं, देखा हूं, मैंने चेक नहीं किया बट ओवरव्यू किया हूं, तो उसमें मैंने देखा हूं आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 77 78 मार्क्स यहाँ पे ला रहे हैं, तो वहां पे जरूर बढ़ने वाले हैं मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कम मार्क्स देते हैं बट अल्टीमेटली वहां पे और बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों के बैच में से 85 तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, किसी को तो मिलेंगे 85। ठीक है, तो आप लोग के ऊपर बहुत ज्यादा मैं विश्वास कर रहा हूँ और आप लोग करेंगे ये चीज, मेरे को पता है बहुत अच्छा स्कोर आएगा इस बार लॉ में। सो ऐसा है। फिर आप अगले स्टेज में क्या करते हैं, सेक्शन 7 के हिसाब से आप स्पाइस फॉर्म में अपलोड करते हैं। स्पाइस का फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। सो आप स्पाइस फॉर्म में अपलोड करते हैं फॉर्म, साथ में एमओए एओए, एमओए एओए साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स एंड विटनेस। फिर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन बाय सीए सीएस सीडब्ल्यूए या फिर एडवोकेट एंड द फर्स्ट डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि भाई जो भी कंप्लायंस है, जो भी कानून बोलता है, जो भी एक्ट बोलता है, रूल्स बोलते हैं, वो सब हमने फॉलो किया है। सो ये चीज बताई जाती है एक डिक्लेरेशन में कि हमने पूरे रूल्स फॉलो किए हैं। दूसरा एक और डिक्लेरेशन होता है जो सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी देते हैं, जिसमें वो बोलते हैं हम किसी भी फ्रॉड, मिसफियसेंस, प्रमोशन वगैरह से रिलेटेड इसमें कभी भी गिल्टी नहीं पाए गए हैं और कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी वगैरह में गिल्टी नहीं पाए गए हैं पिछले 5 साल में। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हम फाइल कर रहे हैं, दीज आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस होता है, जरूरी नहीं आप रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दो, अगर पहले से रजिस्टर्ड ऑफिस है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नहीं है तो आप एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस दे सकते हैं। और बाद में जब रजिस्टर्ड ऑफिस आपने सिलेक्ट कर लिया है तो फिर आप उसका अलग से फॉर्म फाइल कर सकते हैं, जो आपको इस साल कोर्स में नहीं है, सेक्शन नंबर 12 में बताया गया है, जो आपको अगले साल पढ़ना रहेगा। पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स and first directors with proof of identity and interest of first directors and their consent to act as directors, ये आपको बताना पड़ता है। यहाँ पे आपका पार्ट खत्म हो जाता है, आपने इनकॉर्पोरेशन में डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए, डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स पूछे जा सकते हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए, इसके बाद आपको डिन नंबर दिया जाता है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। डिन नंबर मिलता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आजकल ये डायरेक्टली दे दिया जाता है, पहले इसकी अलग से एप्लीकेशन होती थी, आजकल नहीं देना पड़ता है, आजकल डायरेक्टली हो जाता है। ये वाला पॉइंट भी ध्यान नहीं रखे तो चलेगा। फिर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा और एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाएगा विच विल कंटेन अ सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। साथ में ये पैन और टैन भी आजकल अलॉट कर देते हैं, पैन नंबर, टैन नंबर, ये कुछ नंबर्स होते हैं। जीएसटी आपको चाहिए तो जीएसटी नंबर भी साथ में अलॉट हो जाता है, तो ये सब कर देते हैं। और आपका कंपनी का जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ, जो सर्टिफिकेट में डेट लिखी है, वो डेट से कंपनी का जन्म हो गया, ये मान लिया जाता है। अब यहाँ पे आपने सब जो फाइलिंग की है ना, सब ऑनलाइन फाइलिंग की है आपने, ये सब की आप स्कैन कॉपीज फाइल करते हैं ऊपर जो बताए गए हैं, तो आपने सब ऑनलाइन फाइलिंग की है और इसीलिए आपको जो कॉपीज है उसको अपने पास रखना पड़ेगा जब तक कि कंपनी डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो आपको जो फिजिकल कॉपीज है वो अपने पास रखना पड़ेगा मेंटेन करके। पेनल्टी अगर गलत बताया तो पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 447, कोई खास काम का नहीं। रेजिंग ऑफ कैपिटल स्टेज, रेजिंग ऑफ कैपिटल, अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो पब्लिक कंपनी को पैसे की जरूरत होती है और वो कैपिटल रेज करती है फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक को वो सिक्योरिटीज इशू करती है थ्रू प्रोस्पेक्टस। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको रेजिंग ऑफ कैपिटल स्टेज पे नहीं जाना पड़ता। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज, ये नया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। कोई भी कंपनी बिजनेस कमेंस नहीं करेगी और बोरो नहीं करेगी, बोरोइंग पावर्स एक्सरसाइज नहीं करेगी जब तक के डिक्लेरेशन फाइल नहीं होता। डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा डायरेक्टर के द्वारा दैट सब्सक्राइबर्स ने अमाउंट पे कर चुके हैं, जो भी सब्सक्राइबर थे उन्होंने जितने शेयर्स बोला था उतने शेयर का पैसा उन्होंने दे दिया है, एंड रजिस्टर्ड ऑफिस आपने सेटअप करके उसका वेरिफिकेशन फाइल कर दिया। ये वाला पॉइंट आपको उतना काम का नहीं है, बट ये पॉइंट ध्यान रखना, डिक्लेरेशन फाइल होना चाहिए। ठीक है, डिक्लेरेशन के फॉर्म्स भी है बट वो फॉर्म्स वगैरह आपके फिलहाल काम के नहीं है। फिर इफेक्ट ऑफ फ्रॉडलेंट रजिस्ट्रेशन, अगर गलत जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या होगा, प्रमोटर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स, पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन, सबको 447 के लिए लायबल ठहराया जाएगा अगर बन चुकी है तो। एंड ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा ऑन कंपनी
उसको या तो हटा दिया जाएगा या मेमोरेंडम चेंज करने बोलेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, वाइंडिंग अप, या और कोई ऑर्डर उसको पास करना है तो वो पास कर सकता है। कोई भी ऑर्डर पास करने के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है, पता है आपको। और ये भी ध्यान रखा जाएगा कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो एंटर कर लिए थे बट अभी तक के वो पूरे नहीं हुए हैं। यहाँ पे सेक्शन 7 यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन 8 क्या बताता है? सेक्शन 8 बताता है कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। इसी का दूसरा नाम भी होता है लाइसेंस्ड कंपनीज। इसको लाइसेंस्ड कंपनीज बोलते हैं क्योंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक लाइसेंस इशू करती है। इसी का एक और नाम होता है कंपनीज विदाउट द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एडेड टू इट्स नेम। सो आप अगर एक ऐसी कंपनी है जो कि चैरिटी के लिए कंपनी बनाए हैं, चैरिटी करना है आपको, बिजनेस करना एम नहीं है आपका, आपका पर्पस क्या है? प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और एनी अदर सच ऑब्जेक्ट। ये पहला कंडीशन, कंडीशंस ध्यान रखना। पहली कंडीशन है आपका पर्पस होना चाहिए चैरिटेबल, रट्टा हो जरूरी नहीं, एनी अदर सच ऑब्जेक्ट बोल दिया ना तो एक्सेट्रा लिख सकते हैं आप, प्रमोशन ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, फिर ईटीसी। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रॉफिट नहीं कमाना बोला है, ठीक है, लेकिन हो गया तो प्रॉफिट तो हो सकता है ना। डोनेशन दिया था किसी ने, हमने बैंक में रख दिया, बैंक में उस पर इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट को क्या हम वापस कर देंगे? नहीं, ये प्रॉफिट को आपको फिर से यूज करना है फॉर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दी कंपनी, जो हमने बोला था उसी के लिए यूज करेंगे हम। एंड प्रोहिबिट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड नहीं बांट सकती है कंपनी, बिल्कुल भी नहीं। सो ये तीन कंडीशन अगर पूरी है तो आप फिर एप्लीकेशन करो सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? आपको लाइसेंस ग्रांट करेगा। लाइसेंस में लिखा होगा कि आप कंपनी बना सकते हैं विदाउट द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एडेड टू इट्स नेम। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपको, कैन अ कंपनी बी फॉर्म विदाउट द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एडेड टू इट्स नेम? आपको क्लिक होना चाहिए सेक्शन 8 कंपनी की बात कर रहे हैं। या पूछा जाएगा व्हाट आर लाइसेंस कंपनीज, समझ जाना चाहिए सेक्शन 8 कंपनी की बात कर रहे हैं। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट बता दिया मैंने, अगर प्रॉफिट हो भी गया तो इट विल अगेन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। फिर अगर ये कंडीशंस वगैरह पूरी होती है तो फिर लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा। लाइसेंस ग्रांट करने के बाद कुछ नहीं, बिल्कुल वैसा जैसा सेक्शन 7 में कंपनी बनाया, बिल्कुल वैसा का वैसा यहां पे भी आपको कंपनी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा सेक्शन 7 में कंपनी बनी थी वैसे की वैसी यहां पे भी कंपनी आपकी फॉर्म की जाएगी। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा, नेम रिजर्व करना है आपको, फिर आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करना है, सेम प्रोसेस। एडिशनल डॉक्यूमेंट रहेगा यहाँ पे लाइसेंस, जो लाइसेंस की कॉपी है वो फाइल करोगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप एक नॉर्मल कंपनी की तरह पूरी लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ये सब पावर्स आपको मिल जाएंगे। और फर्म में बिकम द मेंबर ऑफ सच कंपनी, ये एक खास पॉइंट है। पार्टनरशिप फर्म वैसे मेंबर नहीं हो सकती बट सेक्शन 8 कंपनी में हो सकती है। फिर ये अपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स नहीं बदल सकती जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेंगे, ये वैसे आपको नहीं काम का है। फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी अगर कन्वर्ट होना चाहती है सेक्शन 8 में तो क्या हो सकती है? यस, आप ये कंडीशंस पूरी कर लो और अप्लाई कर दो, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, कन्वर्ट हो जाओ। सो आप विदाउट द वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग कंपनी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सेक्शन 8 कंपनी कॉन्ट्रवीन करती है एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, या कोई कंडीशंस फुलफिल नहीं करती है, नॉट फॉर प्रॉफिट बोला था लेकिन प्रॉफिट कमा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड किया जा रहा है, ऐसे केसेस में क्या किया जाएगा? उसको या तो कोई अफेयर्स फ्रॉडलेंटली कर रही है, वायोलेटिंग कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी कि कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दो और उसको स्टेटस चेंज करने बोला जाएगा। साथ में 447 की लायबिलिटी, 447 पेनल्टी फॉर फ्रॉड, और इसको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ऐड करने बोला जाएगा। ये पहली चीज। कभी अगर बहुत बड़ी चीज हो गई तो इवन वाइंडिंग अप बोला जा सकता है या अमलगमेशन बोला जा सकता है। वाइंडिंग अप कब बोला जाएगा? जब ऐसी कोई चीज किया कि लग रहा है अब इसको चलाने में मतलब नहीं है तो सीधा बंद करने ही बोल दिया जाएगा। सो ऐसे केसेस में जो भी असेट्स बचेंगे उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग द सिमिलर ऑब्जेक्ट, और जो भी असेट्स है उसको बेच के आप पैसा ला सकते हैं और पैसे को आप रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड में जमा कर दोगे। ठीक है, अब
अमलगमेट करना है अगर, तो अमलगमेशन भी सेक्शन 8 कंपनी से ही होगा विद सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है कि इसके बाद के पूरे रूल्स, राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो कैसे रहेगी इन कंपनीज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम क्या है मैंने ऑलरेडी बताया, इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, इट इज द बेसिक डॉक्यूमेंट on the basis of which the company has been incorporated. It defines as well as confines the powers of the company, कंपनी क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती। It regulates the affairs of the company in relation to outsiders and it is open for public at registrar of companies, public document है। Person dealing with the company is presumed to have sufficient knowledge of its contents, इसको ही हम बोलते हैं doctrine of constructive notice, पढ़ेंगे। पर्पस क्या होता है मेमोरेंडम का, इट इज टू इन्फॉर्म द इन्वेस्टर्स कि उनका पैसा कहां लगने वाला है, क्या रिस्क रहेगा उसमें, एंड इट इज टू इन्फॉर्म द आउटसाइडर्स टू नो द रेंज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। फॉर्म क्या रहता है इसका, तो इट शुड बी प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड एंड साइंड बाय द मेंबर्स, यहाँ पे नंबर्ड भी होना चाहिए। फिर टेबल ए बी सी डी और ई में ये आप बना सकते हैं। कंटेंट्स क्या है, नेम क्लॉज रहेगा, नेम कैसा होना चाहिए, कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन क्लॉज, उसका सिचुएशन, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे सिचुएटेड है। लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड में लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है। फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल कितना रहेगा उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल यहाँ पे बताया होता है। फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज का मतलब होता है कि कौन कौन उसमें सब्सक्राइब कर रहा है, कौन कौन शेयर्स लेने को तैयार है, इसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। फिर जैसे ही कंपनी बन जाती है, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ये मेंबर्स बन जाते हैं। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, 7 लोग या 2 लोग इसको साइन करेंगे सब्सक्राइबर्स, इनकी डिटेल रहेगी, विटनेस रहेगा, 1 शेयर कम से कम सबको लेना है, और इन लोग शेयर्स कैसे लेंगे, कितना लेंगे वो लिखा रहता है, मीन हाउ मेनी शेयर्स वन विल टेक। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, अल्ट्रावायर्स का मतलब होता है अगर कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है विच इज बियॉन्ड दी मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में नहीं दिया गया था बट फिर भी वो काम किया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में कोई भी राइट्स वगैरह प्राप्त नहीं होते, इट इज वॉइड एब इनिशियो। सो जो भी बियॉन्ड द मेमोरेंडम है, बियॉन्ड द मेमोरेंडम, अगर बियॉन्ड द आर्टिकल्स है तो आप आर्टिकल्स चेंज कर सकते हैं, अगर इरेग्युलर है तो आप उसको ठीक करा सकते हैं, अगर डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड था तो आप डायरेक्टर्स को पावर दे सकते बाद में भी रेटिफिकेशन के द्वारा, बट अगर मेमोरेंडम के बियॉन्ड था तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पूरा मेमोरेंडम बदलना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, सिर्फ नोवेशन, और कुछ नहीं किया जा सकता। सो अगर कोई अल्ट्रा वायर्स एक्ट है तो इट इज वॉइड एब इनिशियो, इसमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, इंजंक्शन का पॉइंट आपके काम का नहीं है, रेटिफिकेशन नहीं हो सकता बाय द शेयर होल्डर्स, अप्रूव नहीं कर सकते, डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होते हैं, कैन नॉट बी स्यूड, सिक्योर राइट ऑन प्रॉपर्टी, ये भी आपके काम का फिलहाल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, नोट्स जो है ना इंटर के भी काम के, आपके भी काम के, तो कुछ कुछ इंटर के पॉइंट्स इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डर्स रेगुलराइज कर सकते हैं अल्ट्रावायर्स एक्ट इफ इट इज अल्ट्रावायर्स दी डायरेक्टर्स, नॉट द कंपनी, डायरेक्टर्स, या आर्टिकल्स, अल्ट्रावायर्स दी आर्टिकल्स, आर्टिकल्स बदल सकते हैं फिर आप, या विद इन द पावर बट डन इरेग्युलरली, तो आप उसको रेगुलराइज कर सकते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट बताता है आर्टिकल्स यानी इंटरनल बायलॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इट डिफाइंस एज वेल एज कन्फाइंस द पावर्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स बताते हैं डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये आर्टिकल्स बताते हैं। फिर सेक्शन 10 है एक, सेक्शन 10 बोलता है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जैसे ही रजिस्टर हो जाते हैं, इट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स एंड बिटवीन द मेंबर्स इंटर से, बट मेंबर्स के लिए डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते, वो जा सकते हैं थ्रू कंपनी, यानी जितने भी मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स ने मान लिया जाता है कि कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो भी लिखा है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में, दे एक्ट एज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर्स इन द कंपनी, मेंबर्स आर बाउंड टू द कंपनी, कंपनी इज बाउंड टू द मेंबर्स, एंड मेंबर्स आर बाउंड इंटर से बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एंड आउटसाइडर के लिए कोई बाइंडिंग पावर नहीं होता। फिर शेड्यूल्स क्या है इसके भी, शेड्यूल 1 का टेबल एफ जी एच आई जे, बेसिकली आप टेबल एफ पढ़ते हैं बहुत सारी जगह आपको अकाउंट्स में देखने को मिलता है। अगर इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन द मेमोरेंडम एंड एक्ट तो एक्ट विल प्रिवेल, और वैसे ही अगर आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में कुछ इनकंसिस्टेंसी है तो मेमोरेंडम विल प्रिवेल, आर्टिकल्स नहीं माने जाएंगे, इट इज सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम।
यानी मेमोरेंडम इज अ सुपीरियर डॉक्यूमेंट, आर्टिकल्स आर अ सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट। डिफरेंस बिटवीन एमओए एओए ये सिंपल है, ये आप एक बार देख लेंगे, सिंपल से पॉइंट है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, एंट्रेंचमेंट वैसे आपके लेवल पे थोड़ा भारी हो जाता है और आपको आने के चांस नहीं भी है क्योंकि आपको ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी आप ये चाह सकते हैं कि भाई हमारे आर्टिकल्स इतने आसानी से नहीं बदले जा सके। वैसे आर्टिकल्स बदल सकते हैं आप, 75% लोग अगर हाँ बोलते हैं तो आप आर्टिकल्स बदल सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि इतने आसानी से बदले जा सके, तो आप लिख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्लॉज अगर आर्टिकल का बदलना है तो 100% लोगों की कंसेंट चाहिए। दिस इज एन एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। ये जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप कि 75% लोगों की कंसेंट तो लगेगी, प्लस जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उन लोगों को भी बुला के उनकी अलग से मीटिंग बुलाना पड़ेगा, उनसे रेजोल्यूशन अलग से पास करवाना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो एन एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। यानी कोई भी एक ऐसा प्रोविजन जो कि आपको आर्टिकल्स बदलने के लिए मोर स्ट्रिक्ट प्रोविजन फॉलो करने बोल रहा है, मोर स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करने बोल रहा है, देन रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट। एक्ट बोलता है आप सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से बदल सकते हैं, बट यहां पे और ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन लगा रहे हो तो ऐसे केसेस में इट इज कॉल्ड एज एन एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। आप ये कब रख सकते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन? या तो आप कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम रख सकते हैं या फिर बाद में अमेंड करके भी रख सकते हैं। अगर बाद में अमेंड करके रख रहे हैं और आपकी प्राइवेट कंपनी है तो ऑल द मेंबर्स शुड कंसेंट, और अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन रख सकते हैं। जब भी आप रखोगे आपको नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि हमने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन अपने आर्टिकल्स में रखा है। ऑल्टरेशन आपको है ही नहीं, ठीक है, तो ये आप हटा देंगे। अब डॉक्ट्रिन्स बस खत्म ही होने पे, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब है? अल्ट्रा वायर्स तो मैंने ऊपर ही बता दिया। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है जो भी व्यक्ति कंपनी से डील कर रहा है एज पर सेक्शन नंबर 399 मान लिया जाएगा कि उसको पूरा कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम आर्टिकल्स एंड द रेजोल्यूशंस टू बी फाइल्ड ये उसको पता है, उसने ये पढ़ा है। अगर उसने एक्चुअल में नहीं भी पढ़ा है तो हम मान लेंगे इट इज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंप्लाइड नोटिस, कि उसको पता है, उसको जानकारी है, ये मान लिया जाएगा। सो हम मान लेंगे कि एक व्यक्ति जो कंपनी से डील कर रहा है उसको पता है कि कंपनी क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकती और उसको किस प्रकार से करना चाहिए। सो जैसे अगर मैं कंपनी से डील कर रहा हूं, एक केस था रिची का, एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिची, जिसमें एक व्यक्ति होता है मिस्टर रिची, ये एक कंपनी होती है एशबरी रेलवे कंपनी, उससे बोलता है कि मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन दोगे क्या? कंपनी तैयार हो जाती है, वो इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि कंपनी किस चीज के लिए बनाई गई है, रेलवे वैगन के लिए, रेलवे वैगन्स वगैरह जो है वो बनाना, लेंड करना, किराए से देना, ये सब चीजों के लिए बनाई गई है। दूसरा, टू एक्ट एज मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, इसके लिए बनाई गई है। अब क्या होता है, रिची बोलता है मुझे लोन दोगे क्या? मुझे एक बेल्जियम में रेलवे लाइन बन रही है, ये रेलवे लाइन बनाने के लिए पैसे की जरूरत है, अगर तुम लोन देते हो तो मैं टेंडर भरता हूं। वो लोग तैयार हो जाते हैं। रिची देखता है इसके मेमोरेंडम, उसको लगता है जनरल कॉन्ट्रैक्टर तो लिखा है तो फिर ये कर सकते हैं। फिर भी वो सोचता है कि डर रहता है थोड़ा, इसीलिए वो बोलता है एक काम करो, मेंबर्स को बुलाओ और ये लोन देने का कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करा दो। वो भी कर दिया जाता है, मेंबर्स इसको रेटिफाई कर देते हैं। अब बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, टेंडर भर देता है, और जब पैसा लेने जाता है तो अब कंपनी मना कर देती, कंपनी बोलती है अल्ट्रा वायर्स था, हमारे मेमोरेंडम में पावर है ही नहीं। लेकिन ये बोलता है देखो पावर तो है, ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर वर्ड है तो तुमको लोन देना पड़ेगा, ऊपर से इन्होंने रेटिफाई भी किया है तो लोन देना पड़ेगा। कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट बोलता है देखो जी ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर को आप कुछ भी मीनिंग थोड़ी दे सकते हो, ये क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है तो उसको वही मीनिंग दिया जाएगा जो मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड है, उसके नेचर के जनरल कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो आप। लेकिन आप कोई भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी लोगे, ऐसा तो फिर आप कोई भी बिजनेस करोगे, कल चल के आप इंश्योरेंस करोगे, बैंकिंग करोगे, ऐसा थोड़ी चलता है। तो इसीलिए जनरल कॉन्ट्रैक्टर वर्ड में तो ये कवर नहीं होता। दूसरी चीज, क्योंकि ये मेमोरेंडम में ही नहीं है तो इसको अगर शेयर होल्डर्स चाहे भी तो भी इसको रेटिफाई नहीं कर सकते, रेटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये वॉइड एब इनिशियो है, आप उसको किसी भी प्रकार से अप्रूव नहीं कर सकते।
तो यहां पे रिची को पैसा नहीं मिला। अब रिची को पता होना चाहिए था कि कंपनी क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती। उसने मेमोरेंडम पढ़ा है और उसने समझा है उसको इन द ट्रू पर्सपेक्टिव, ये मान लिया जाता है। जैसा वो बोल रहा है वैसा को वैसा समझ भी गया है उसको, तो ये मान लिया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इट इज टू प्रोटेक्ट द कंपनी। अब दूसरी जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये क्या बोलती है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलती है कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट जो है उसमें लेकिन बाहर वाले को कोई अधिकार नहीं होता या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती चेक करने की कि प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो इंटरनल मैनेजमेंट में कुछ भी अगर गड़बड़ है, कुछ भी अगर कमियां हैं, खामियां हैं, तो ऐसे केसेस में कंपनी उसके बेसिस पे अवॉइड नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट। एक लोन दिया गया है, एक कंपनी है, कंपनी ने लोन दिया किसको? सो लोन दिया गया टू द पर्सन टर्कवेंट, एक टर्कवेंट नाम का व्यक्ति है, उसको कंपनी ने लोन दिया। वैसे केस थोड़ा और ट्रिकी है, मैं आपको आसान शब्दों में बता रहा हूं, ये एक्चुअली इतना सिंपल नहीं था, डायरेक्ट टर्कवेंट को लोन नहीं दिया गया था, थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन था, बट आपके लिए इतना सफिशिएंट है। अब कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा गया था कि लोन दिया जा सकता है, पहली चीज। आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि लोन देना है तो ये जो लोन का डॉक्यूमेंट रहेगा, इट शुड बी साइन बाय 2 डायरेक्टर्स प्लस कंपनी सेक्रेटरी प्लस कॉमन सील लगी होना चाहिए। ये व्यक्ति देखता है, इसमें 2 डायरेक्टर ने साइन किया है, इसमें कंपनी सेक्रेटरी ने साइन किया और इसमें कॉमन सील भी लगी हुई है। इसमें यह भी लिखा होता है कि रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स पास कराना है। शेयर होल्डर्स को बुलाओ और शेयर होल्डर से रेजोल्यूशन पास कराओ, उसके बाद लोन का कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लोन लेना या देना दोनों। तो यहां लोन लिया गया था, सो लोन लिया गया था कंपनी के द्वारा। अब ये देखता है टर्कवेंट प्रॉपर है, साइन वगैरह सब सही है, वो ये भी देख लेता है, आर्टिकल्स भी पढ़ लेता है, कंपनी को पैसा दे देता है। बाद में कंपनी क्या बोलती है? कंपनी बोलती है अरे हमने तो रेजोल्यूशन ही पास नहीं कराया था और इसीलिए ये वॉइड है, हम लोन वापस करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। टर्कवेंट कोर्ट चला जाता है और बोलता है देखो जी ये लोन वापस नहीं कर रहे, और ये क्या बोल रहे हैं कि रेजोल्यूशन हमने पास नहीं कराया। अब ये मेरे क्या लेना देना मेरा इसमें? मैंने बराबर देखा, मेमोरेंडम पढ़ा, आर्टिकल्स पढ़ा, बराबर साइनिंग वगैरह सब तो सही है। अब रेजोल्यूशन पास नहीं कराया, ये तो इनके अंदरूनी मामले हैं, ये मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे तो ना अधिकार है ना मेरी जिम्मेदारी है ये देखने की। और कोर्ट ने भी यही बोला कि इंटरनल मैनेजमेंट जो है ये इंटरनल अफेयर्स कंपनी की प्रॉब्लम है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ है उसका फायदा उठा के तुम लोन वापस करने से मना नहीं कर सकते। ये चीज बोला गया कोर्ट के द्वारा। सो ये टर्कवेंट का रूल है, इसको टर्कवेंट्स रूल भी बोलते हैं। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इंटरनल इरेगुलरिटीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंपनी की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसके बाद इसके कुछ एक्सेप्शंस, यानी इसके एक्सेप्शंस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के मींस अगेन इट विल प्रोटेक्ट द कंपनी। यानी यहां पे अगर कुछ व्यक्तियों ने गड़बड़ किया है तो व्यक्तियों को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। 3 केसेस हमको पढ़ना है। पहला है लाइन से चलते अपन, रोबिन वर्सेस ब्रेड फिंगल, हाँ वही है पहला, नहीं पहला हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग है, तो अपन उसी के हिसाब से चलते। सो हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो इसमें क्या हुआ था? सिमिलर चीज थी, एक कंपनी थी, कंपनी ने क्या किया, डायरेक्टर को बॉन्ड दिया और डायरेक्टर से लोन ले लिया। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया गया था कि लोन लिया जा सकता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा था अगर आप 1000 पाउंड के ऊपर लोन ले रहे हैं तो शेयर होल्डर्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा, मीटिंग बुलाओ और अप्रूवल लो। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने इससे लोन लिया, हॉवर्ड से। हॉवर्ड कौन था? ये डायरेक्टर था, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, खुद ही डायरेक्टर था। उसने लोन दे दिया, कितना? 3500 पाउंड। बाद में कुछ टाइम बाद कंपनी ने बोला ये तो वॉइड है, हम वापस नहीं करेंगे, वॉइड है, कोई राइट्स नहीं आते, कोई रेस्टिट्यूशन नहीं होता। अब यहां पे कंपनी ने मना कर दिया,
हॉवर्ड बोलता है अरे ये तो तुम्हारी अंदरूनी प्रॉब्लम है, कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने बोला अरे हॉवर्ड साहब ये अंदरूनी प्रॉब्लम है लेकिन तुमको तो पता था ना, तो यू हैड द नॉलेज ऑफ द इरेगुलरिटी, आपको जानकारी थी कि यहां पे गड़बड़ है, क्योंकि आप तो इंटरनल व्यक्ति हो। यही चीज अगर कोई बाहर वाला बोलता, टर्कवेंट बोलता, तो हम मानते हैं कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती इंटरनल रेगुलरिटी देखने की, लेकिन यहां तुम तो खुद अंदरूनी व्यक्ति हो, तुमको तो पता है कि यहां गड़बड़ है, फिर भी तुमने यहाँ पे चीज प्रॉपर नहीं किए, तो तुम्हारा यहाँ पे जो लोन है वो डूब जाएगा। 1000 पाउंड तक के तुमको वापस मिलेगा, क्योंकि 1000 पाउंड तक के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है रेजोल्यूशन की। हाँ, 1000 पाउंड तक के रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बीच बीच में ऐसा मुझे कॉल मत करो, अपन पढ़ रहे हैं अच्छे से ध्यान से, तो ऐसा कॉल वगैरह मत करो मुझे, जो भी पूछना है आप यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। और वो भी कॉल आपका यहीं से आ रहा है, टीम से। हाँ, तो मैं बता रहा था 1000 पाउंड तक के वापस मांगा जा सकता है, बट इसके ऊपर जो 2500 पाउंड है वो डूब गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए रेजोल्यूशन चाहिए था, रेजोल्यूशन पास नहीं किया, दैट इज व्हाई इट इज वॉइड एब इनिशियो। दूसरा केस है आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ। इसमें क्या होता है, एक आनंद बिहारी लाल होता है, ये दिनशॉ कंपनी होती है एक, उससे हमेशा डीलिंग करता है, इसके अकाउंटेंट वगैरह से इसकी बहुत अच्छी पहचान हो जाती है। एक दिन आनंद बिहारी जाता है, अकाउंटेंट से बात करते रहता है, अकाउंटेंट बोलता है अरे तुम ये प्रॉपर्टी खरीदते क्या, एक कंपनी की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हमको सेल करना है, तुम इतना इतना पैसा दे दो और ये प्रॉपर्टी के मैं कागज रेडी कर देता हूं। अकाउंटेंट बोलता है मैं प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हूं। आनंद बिहारी लाल खरीदने को तैयार हो जाते हैं, पैसा दे देते हैं अकाउंटेंट को और प्रॉपर्टी के कागज भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो दिनशा एंड कंपनी है, ये इसको कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। आनंद बिहारी लाल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और बाद में जब उनको पोजीशन नहीं मिलता है तो झगड़ा करने पहुंच जाते कंपनी के पास कि देखो तुमने प्रॉपर्टी बेचे थे और मुझे अभी तक के प्रॉपर्टी की चाबी नहीं दे रहे, आप घर पे जाने नहीं दे रहे। अब यहाँ पे बोला जाता है, कंपनी बोलती है हमने तो बेचा ही नहीं। आनंद बिहारी लाल ऑब्जेक्ट करता है कि ये तो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है, आपके इंटरनल लोग गलत कर रहे हैं तो यहां मेरी क्या गलती। कोर्ट ने बोला नहीं, अगर इंटरनल प्रॉब्लम है सो यहां पे इंटरनल प्रॉब्लम वाला रूल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे निग्लिजेंटली आप बिहेव कर रहे हैं, निग्लिजेंटली बिहेव कर रहे हैं आप। सो निग्लिजेंस के केस में आपका ये रूल नहीं लगता। आपको सस्पिशन अराइज होना चाहिए कि अकाउंटेंट कैसे क्या प्रॉपर्टी बेच रहा है, अकाउंटेंट को थोड़ी अधिकार होता है प्रॉपर्टीज बेचने का। सो अगर अकाउंटेंट प्रॉपर्टी बेच रहा है तो देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ तो भी गड़बड़ है। सो अकाउंटेंट को कोई अधिकार नहीं होता प्रॉपर्टी बेचने का। अगर अकाउंटेंट प्रॉपर्टी बेच रहा है तो दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे तुमको ध्यान रखना चाहिए था कि अकाउंटेंट कैसे बेच रहा है, तुमने जांच पड़ताल करना चाहिए था, डायरेक्टर से पूछना चाहिए था। तुम अगर निग्लिजेंटली बिहेव करते हो तो प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। और लास्ट केस है रुबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड कंपनी लिमिटेड। हाँ, एक क्वेश्चन है राज का, फर्स्ट एक्सेप्शन फिर से एक्सप्लेन करो। फर्स्ट एक्सेप्शन में सिर्फ यही हुआ था कि जो कंपनी थी, कंपनी ने लोन लिया था 3,500 का, लेकिन 1000 के ऊपर, 1000 रुपए के ऊपर अगर लोन लेना है तो शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ता है। कंपनी ने शेयर होल्डर को नहीं बुलाया और डायरेक्टर से लोन ले लिया। डायरेक्टर बोलता है मुझे, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है ये। सो ऐसे केसेस में डायरेक्टर बोलता है मेरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोर्ट ने बोला तुमको पता होना चाहिए क्योंकि तुमको नॉलेज था इरेगुलरिटी का, तो तुम्हारी गलती है, तुमको पता था फिर भी तुमने लोन दिया। हाँ, अंश का बोलना है ये वॉइड एब इनिशियो है, यस ये वॉइड एब इनिशियो है, ठीक है। यहाँ कंसेंट ही नहीं बनी, कंपनी जो प्रॉपर्टी बेचना ही नहीं चाहती वो प्रॉपर्टी बिक गई, तो ये वॉइड एब इनिशियो है। रुबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल में क्या हुआ था, एक होता है रुबेन, रुबेन खरीदना चाहता है एक शेयर्स ऑफ द कंपनी ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड के। सो ये कंपनी के पास जाता है। अब कंपनी का जो सीएस होता है, कंपनी सेक्रेटरी, उसको वो बोलता है कि मुझे शेयर्स चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, मैं तुमको पैसा देता हूं। वो पैसा पे करता है और शेयर सर्टिफिकेट ले लेता है। रुबेन होशियार होता है, वो देखता है कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में, उसमें लिखा होता है कि शेयर सर्टिफिकेट जो है इस पे साइन होना चाहिए बाय दी
बाय द 2 डायरेक्टर्स प्लस कंपनी सेक्रेटरी प्लस कॉमन सील लगी होना चाहिए। शेयर सर्टिफिकेट में 2 डायरेक्टर की प्लस कंपनी सेक्रेटरी की प्लस कॉमन सील लगी होती है। रुबेन पैसा दे देता है और शेयर्स ले लेता है। कुछ टाइम बाद कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, रुबेन को पैसा नहीं मिलता है, डिविडेंड नहीं मिलता, और रुबेन कंपनी के पास पहुंच जाता है। कंपनी के पास जब पहुंचते हैं तो उसको पता लगता है कि ये जो शेयर सर्टिफिकेट था, ये शेयर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, इसमें कंपनी सेक्रेटरी ने फॉर्जरी किया है। इसने खुद ही फॉर्जरी करके खुद की साइन तो मारा ही, साथ में दोनों डायरेक्टर्स की सिग्नेचर मार दिया, प्लस कॉमन सील भी विदाउट अथॉरिटी इसने लगा लिया। सो कोर्ट ने यहां पे बोला कि ये ठीक है कि भाई गलती जो है वो इंटरनल है, बट ये फॉर्जरी को अप्लाई नहीं होती। फॉर्जरी के केस में कोई राइट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सेम रीजन है, यहां पे कंसेंट ही नहीं थी, कंपनी शेयर्स देना ही नहीं चाहती थी। सो यहां पे कंपनी ने शेयर्स कभी दिया ही नहीं, मान लिया जाएगा। देयर इज नो कंसेंट, कोई कंसेंट नहीं होती, और कोई कंसेंट नहीं होती तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से छोटे मोटे पॉइंट बचे हुए। तो ये टर्कवेंट्स रूल और ये तीनों केसेस। ठीक है, फिर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ये मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। शेयर और शेयर सर्टिफिकेट के अपने नंबर होते हैं, और इट मीन्स अ राइट इन द कंपनी, इट इज अ बंडल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इट इज नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ मनी, इट इज द बंडल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कैसे कैसे शेयर्स हो सकते हैं? इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी वो होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं है। प्रेफरेंस वो है जिसमें प्रेफरेंस मिलता है इन द डिविडेंड एंड रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। हो सकता है इनको एडिशनल शेयर भी मिले इन डिविडेंड एंड असेट्स ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, बट फिर भी ये प्रेफरेंस ही कहलाएंगे बिकॉज इनको पहले पैसा मिल रहा है। इक्विटी में दो होते हैं, नॉर्मल राइट्स और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स या डिविडेंड राइट या अदरवाइज डीवीआर शेयर्स, यानी जिसमें एक शेयर पे आप कम वोट दे रहे हैं, एक शेयर पे सिर्फ पॉइंट यानी 10% वोटिंग दे रहे हैं, तो 100% वोटिंग नहीं, एक शेयर पे 10%, यानी 10 शेयर होल्ड करोगे तब एक वोट मिलेगा। सो दीज आर डिफरेंशियल वोटिंग राइट, एग्जाम्पल है, और भी कोई अलग रेशियो हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, इसी को ऑथोराइज्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल वो होता है जो एमओए में लिखा होता है, मैक्सिमम इतना पैसा रेज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स रखे 10 रुपए के, तो मैक्सिमम इतना इशू किया जा सकता है, यानी टोटल उसका 10 लाख का ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गया। पर कंपनी को इतने की अभी जरूरत नहीं थी, तो कंपनी ने अभी इशू किया सिर्फ 10,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज। सो कंपनी का इश्यूड शेयर कैपिटल हो गया 1 लाख का। अब सब लोग लेंगे ये भी जरूरी नहीं, सो 10,000 में से सिर्फ 9,900 लोगों ने शेयर्स लिए, सो 9,90,000 का ये हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सॉरी 90,000, 99,000 का हो गया आपका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब कितना पैसा मंगाया? कंपनी को पूरे पैसे की अभी जरूरत नहीं थी, सो कंपनी ने समझो अभी सिर्फ समझो 5 रुपए मंगाया, हर शेयर पे 5 रुपए मंगाया, सो 5 रुपए के हिसाब से 49,500 ये हो गया आपका कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन सब लोग देंगे पैसा ये भी जरूरी नहीं, समझो कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, समझो 2,000 रुपए कम आए, तो 47,500 जो हो गया ये हो गया आपका पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ऐसा है। हाँ, तो ये सिंपल सा पॉइंट है। अब कुछ छूटा तो नहीं, एक बार देख लो। अब कोई डाउट्स होंगे आपके तो आप डाउट्स पूछ लो। और यस, कुछ क्वेश्चंस है, मैं देख लेता हूं। कैन यू प्लीज शेयर दिस मार्क पीडीएफ ऑन व्हाट्सएप? कोई काम का नहीं रहेगा वो, आपके समझेगा नहीं। टर्कवेंट रूल केस लॉ फिर से एक्सप्लेन कीजिए प्लीज, फिर से पूरा टर्कवेंट रूल मैं बताऊं? चलो ठीक है, सुन लो। तो टर्कवेंट रूल में क्या होता है? टर्कवेंट जो होता है उसको लोन दिया जाता है। सेक्शन 10 बताया ना, कंपनी इज बाउंड टू द मेंबर्स, मेंबर्स आर बाउंड टू द कंपनी, एंड मेंबर्स आर बाउंड इंटर से बट थ्रू कंपनी।
ठीक है, कंपनी और मेंबर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बस इतना सा बोलता है सेक्शन 10। हाँ, मैं पहले बता देता हूँ टर्कवेंट रूल। टर्कवेंट रूल का क्या मतलब है? टर्कवेंट रूल का मतलब है जिसमें अगर इंटरनल कोई प्रॉब्लम होती है, इंटरनल इरेगुलरिटी है, तो ऐसे केसेस में, हाँ हाँ रुक जाओ, मैं पहले पढ़ा देता हूं आपको, फिर बाद में अपन बातें करते हैं, एक 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 करके क्वेश्चन पूछो। सो टर्कवेंट रूल में क्या होता है, अगर इंटरनल इरेगुलरिटी है, इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए कंपनी मुकर नहीं सकती। कंपनी ये नहीं बोल सकती हमने तो रेजोल्यूशन ही पास नहीं किया, वो तो इंटरनल कमियां है ना, उसके लिए कंपनी बच नहीं सकती। ठीक है, तो कंपनी उसका बहाना बना के बच नहीं सकती। हाँ, एक तभी किसी का क्वेश्चन आया था कि सर रिवीजन स्ट्रेटेजी मिलेगी क्या? रिवीजन स्ट्रेटेजी यानी जैसा अभी अपन ने रिवाइज किया उसी प्रकार से आपको रिवाइज करना है। हाँ, लिखना कैसे है वो मैं आपको फिर से बता दूंगा एक बार, वैसे कई बार बताया हूँ। लास्ट डेज में कैसे पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्विंग क्या करना है, कैसे करना, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी वही उसी का पॉइंट बचा हुआ है, तो अभी अपन वो देखेंगे। ठीक है, सो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, माइक ऑन के बदले पहले आप डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लो, क्योंकि माइक ऑन करने फिर से उस सिस्टम में जाना पड़ेगा, तो आप ऐसे ही पूछ लो। मैं तब तक के ये बाकी का बता देता हूँ, आप टाइप कर लो और फिर देखते हैं। चलो, हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको, राइटिंग टेक्निक्स। राइटिंग में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो मैंने जो फॉर्मेट बताया वो फॉर्मेट पे स्टिक करो, बहुत ज्यादा काम आएगा वो फॉर्मेट। ठीक है, खासतौर पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसके लिए आपको फॉर्मेट पे टिक के रहना है। दूसरी चीज, जो भी चीज आप लिख रहे हैं पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट्स में लिखो उसको। पॉइंट में भले ही आप उसको नंबरिंग मत दो, 1 2 3 4 मत दो, लेकिन आप पॉइंट वाइज लिखो। आप बुलेट्स बना के लिख सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, बट पॉइंट वाइज लिखो, दैट विल बी बेटर। तीसरी चीज, जहां जहां डायग्राम्स बना सकते हैं, ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आप 85 वगैरह भी स्कोर कर लेंगे। ठीक है, सो डायग्राम्स बना के करो। हाँ, अगर आपको इंटरनल मैनेजमेंट और अल्ट्रा वायर्स किसको प्रोटेक्ट करता है उसमें कंफ्यूजन होता है, तो मेरा पूरा वीडियो है वो आप अवेलेबल है, वो देख लो। ठीक है, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। सो आप फिर से देख लो एक बार वीडियो, आपका वो क्लियर हो जाएगा। अभी ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं। सो फॉर्मेट में लिखो, जो केस स्टडी के रूप के क्वेश्चंस है। फिर जो पॉइंट वाइज लिखना है आपको, जितना हो सके टू द पॉइंट लिखो, बिल्कुल रिपीटेशन मत करो। डायग्राम्स बनाओ जहां जहां बना सकते हैं, बहुत जगह है जहां डायग्राम्स आप बना सकते हो, डायग्राम्स बनाओगे तो बहुत अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे, तो डायग्राम्स बनाओ। फिर इसके अलावा आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन क्यों? हाईलाइट करने के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वो सब अपने आप आपको अंडरलाइन हो जाना चाहिए, हाईलाइट हो जाना चाहिए। क्योंकि अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे तो दैट विल बी बेटर। आप आसानी से चीजें बता देंगे आगे वाले को कि भाई आपको क्या दिखाना है, वो पॉइंट आप बराबर दिखा दोगे। टाइम मैनेजमेंट बकवास चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं होता, इम्पॉसिबल है सीए एग्जाम्स में। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो मिथ है। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, रिपीटेशन अवॉइड करते हैं, तो टाइम कम पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, आप अगर प्रॉपरली टू द पॉइंट लिख रहे हैं, आप अगर जो मैंने बताया कि आप फैक्ट्स को गायब कर दो, वो कर रहे हैं, तो टाइम कम नहीं पड़ेगा। टाइम कम इसीलिए पड़ता है क्योंकि आप रेडी नहीं है या आपने प्रैक्टिस नहीं किया। सो मैं प्रैक्टिस के लिए शुरुआत से बोलते आ रहा हूं आपको। और टाइम मैनेजमेंट होता ही नहीं, जो भी होता है सेल्फ मैनेजमेंट होता है। टाइम तो चले जा रहा है ना, वो थोड़ी मैनेज हो सकता है। सो अल्टीमेटली हमको खुद को मैनेज करना है कि अपन कैसे उसको कर सकें। आखिरी टाइम पे आपको जब पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है पूरा। जो पॉइंट रिवाइज नहीं करोगे ना, वो लिखना होगा ही नहीं, जमेगा ही नहीं। आप कितना भी सोचो नहीं ये तो कर लेंगे, नहीं होगा, बहुत मुश्किल जाता है, कोर्स बहुत वास्ट है। 100% रिविजन करना है आपको, भले आप पूरे बुक से करो, शॉर्ट नोट से करो, जैसा करना है करो, बट करो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े से ट्रिकी है वो मार्क करो। हर क्वेश्चन नहीं देखना है आपको एग्जाम के टाइम पे, सिर्फ जो ट्रिकी वाले क्वेश्चन है, जिसमें कंफ्यूजन होता है, जिसमें आप गलती करते हैं बार बार, वो क्वेश्चंस पहले से मार्क कर लो। वो मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बता रहा, मैं हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा। इवन अकाउंट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूरे एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट चेंज हो गया, उतने से पॉइंट को मार्क कर लो। सो आपको आखिरी टाइम पे उतना कम हो जाती है चीजें। जब मैं बोल रहा हूं रिवीजन करो, रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे। आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ हेडिंग देखना है, हेडिंग देख के आपको अंदर पढ़ते जाना है। आप अंदर उसमें यानी एकदम ऐसा रीड नहीं करना है, अंदर समझते जाना है। पूरा रीड नहीं करना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ना मीन्स आप सिर्फ उसको घुमाते जाओगे
और हेडिंग देखोगे आपको समझ जाना चाहिए अंदर क्या लिखा है। ठीक है, बहुत सारा तो ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा आपका। डायग्राम्स जितने बनाए हो, डायग्राम्स आपके ब्रह्मास्त्र है, शुरुआत में ही बोला था मैंने, और वो सही में काम आने वाले हैं, जो कि आप अब रियलाइज कर चुके हैं। सो आपको अब समझ गया है कि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कितने मार्क्स के लिए कितने पॉइंट लिखना है ये मैंने आपको कई बार बताया हूं, ऐसा कुछ नहीं होता सीए एग्जाम्स में। सीए एग्जाम्स में हो सकता है कि आप सिर्फ 3 पॉइंट लिखें और 4 मार्क मिल जाए, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये मिथ है। आपको अगर कोई बोलता होगा इतने मार्क्स है तो इतने पॉइंट लिखो, तो ये झूठ बोल रहा है। आपको कंसेप्ट पूरा कवर करना है, बस बात खत्म हो गई। आपको ये नहीं देखना है इतने मार्क का है तो आधा छोड़ के आएंगे क्या अपन, नहीं। 6 मार्क का है, 12 पॉइंट है, 12 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो जब तक स्पेसिफिकली नहीं बोला है, वैसे ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है आपको कि इतने पॉइंट्स लिखना वगैरह, ऐसा आता ही नहीं आपको। सो ये क्वेश्चन ही गलत है वैसे तो। सो अगर फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बताऊंगा आपको 100% लिखना ही है। आप ये नहीं बोल सकते सर 5 मार्क का था तो मैंने 5 ही पॉइंट लिख के आया। 5 मार्क के लिए पूछ लिया था कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो 60 डॉक्यूमेंट है लेकिन 5 मार्क का था तो मैंने 5 लिखा, तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। सो ऐसा कुछ नहीं होता कि इतने मार्क्स का है तो इतना लिखो। आपको कंसेप्ट पूरा लिखना है, चीजें पूरी बताना है। आप अगर उसमें कंची मारोगे तो मार्क्स में कंची मिलेगी। फिर दूसरा, सर एक क्वेश्चन है जो मिस रिप्रेजेंटेशन और सेल ऑफ गुड्स के कंडीशन से रिलेटेड है, लाइक 20 लीटर माइलेज। हाँ वो मुझे समझ गया, आपका ये बोलना है फिर वहां वॉइड रहेगा क्या, कि वॉइडेबल रहेगा कि क्या रहेगा। सो वॉइडेबल में ही रहेगा वो। ठीक है, आपको किसके हिसाब से पूछा है उस हिसाब से आंसर लिखो, क्योंकि वैसे रूल्स सेम लगते हैं, बट फिर भी आपको प्रैक्टिकली कुछ अलग होती है चीजें, और थेरोटिकली कई बार चीजें अलग होती है। तो थेरोटिकली जो चीज पे क्वेश्चन है उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, ज्यादा का नहीं लिखोगे आप, ज्यादा लिखोगे तो मार्क्स आपको ज्यादा नहीं मिलने वाले, ऊपर से टाइम जाएगा, टाइम जाएगा तो और मार्क्स कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने एक बात बताया था आपको कि टाइम मैनेजमेंट तो नहीं होता, पर आप कभी भी 100% सॉल्व करने पे जोर दो। भले ही ऐसा हो सकता है कि आपके 2 क्वेश्चंस आधे आधे आप सॉल्व कर रहे हैं, दैट विल बी बेटर। आपने 2 क्वेश्चन में सिर्फ प्रोविजन और कंक्लूजन लिख दिया, दैट विल बी बेटर। ठीक है, सो वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, फिर ये आड़ी टेढ़ी फोटो मत भेजो, आप मेरे को सीधी फोटो भेजोगे तो बताता हूँ। ये वाला मैंने बताया ना, राजा राम मोहन वाला, राम मोहन। तो ये मैंने बताया था पढ़ाते पढ़ाते। इतने बारीक बारीक फोटो भेज रहे हैं, रुको मैं देखता हूँ। हाँ, एडवाइस क्वेश्चंस के कैसे फॉर्मेट में लिखे। एडवाइस क्वेश्चन भी यही रहेगा, एडवाइस यानी क्या है, वो केस स्टडी है, केस स्टडी के फॉर्मेट में रहेगा वो। ये डाउट है एक, राम मोहन गोपाल वर पार्टनर्स इन अ फर्म। इसमें ये क्वेश्चन ये है, इसका मैंने आपको बताया कि आंसर जो है वो ट्रिकी है। आपको मैंने पढ़ाते पढ़ाते बताया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एट द टाइम ऑफ ऑफ ऑर्डर, तो फिर वहां पे रूल अलग रहेगा, आंसर अलग रहेगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एट द टाइम ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो वहां पे आंसर बदल जाएगा। तो आपको अजम्पशन लिख के लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये राम मोहन वाले में। फिर एक छोटा सा कोई फोटो आया है, अमित वॉज शॉपिंग इन सेल्फ सर्विस शॉप इन अ सुपरमार्केट। ये तो बुक का ही क्वेश्चन है आपके। वो इंजर्ड हिम करके, ये आपके बुक में दिया हुआ है कोल्ड ड्रिंक वाला क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो वारंटी वाला पॉइंट है वो लिखना पड़ेगा, इम्प्लाइड वारंटी, डेंजरस नेचर वगैरह वो वाला कवर होगा। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी बताया था, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट का एक केस लॉ दिया है आपके मेन बुक में। ठीक है, जिसमें वो हॉट वाटर बॉटल रख के वो रखती है और वो फूट जाता है, वैसे ही ये केस है। एक क्वेश्चन है, इज इट कंपल्सरी टू सॉल्व बिजनेस लॉ सेक्शन फर्स्ट एंड देन इंग्लिश सेक्शन, और एक आंसर है नो। तो यस नो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले बिजनेस लॉ करो पहले इंग्लिश करो, जैसा करना है वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं होती। ब्लैक पेन ही यूज करना पड़ता है, ये तो मैंने आपको कई बार बताया हूं, ब्लैक पेन ही यूज करना है, आप और कोई पेन यूज नहीं कर सकते, ब्लू पेन इज नॉट अलाउड। और आप अंडरलाइन भी करोगे ना, आप उसी से अंडरलाइन करते जाओ ब्लैक पेन से। ठीक है, आप अलग से पेंसिल लोगे स्केल पट्टी लेके फिर अंडरलाइन करोगे, ऐसा नहीं होने वाला। तुरंत आपको करना है तभी आपको टाइम पूरेगा, टाइम पूरने के लिए और कुछ है ही नहीं। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट फिर से बताओ। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब होता है, आप क्या पढ़ते नहीं क्या,
क्योंकि वही चीज जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप वही वही चीज बार बार पूछते हैं। और आपके पास तो ऑप्शन भी है ना, आप तो वीडियोस भी देख सकते हैं फिर से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं बता देता हूं फिर भी। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट यानी जो पेमेंट बचा हुआ है, पैसा बचा हुआ है, वो पैसा कैसे यूज किया जाएगा। जैसे कि समझो 2,000 रुपए का एक बिल था, 4,000 का एक बिल था, 7,000 का एक बिल था। सो जब पेमेंट करेगा व्यक्ति तो वो कैसे यूज किया जाएगा। पहली बात है, जो पेमेंट करेगा वो बताएगा कैसा यूज करना है, वैसा यूज होगा। दूसरी बात, उसने कुछ नहीं बताया बट देख के समझ रहा है किससे एडजस्ट होना चाहिए, तो वैसा होगा। तीसरी बात, उसने कुछ बताया नहीं, देख के भी नहीं समझ रहा, तो क्रेडिटर जैसा चाहे वैसा उसको अप्रोप्रिएट कर सकता है, इवन फ्रॉम अ टाइम बार्ड डेट, बट इट शुड नॉट बी डिस्प्यूटेड डेट। चौथी बात, अगर कुछ नहीं बताया तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम वो सेट ऑफ होते जाएंगे। अगर दो डेट एक ही टाइम के थे तो दोनों प्रोपोर्शनेटली सेट ऑफ होंगे। ठीक है, ये ऐसा है। फिर महिंद्रा का क्वेश्चन है, सर सीरियल वाइज लिखना जरूरी है क्या आंसर्स? नहीं, बट आप आंसर्स की हेडिंग प्रॉपर दो, उसका क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखो। वो बहुत सारे लोग गलत लिख रहे हैं और प्रॉपर स्कैनिंग नहीं हो पाती है, तो कई बार वो क्वेश्चन नंबर छप जाता है, छूट जाता है। क्वेश्चन नंबर आप चाहो तो फिर बीच में लिखो, मैं तो ये एडवाइस करूंगा आपको, पेपर लिख रहे हो आप, यहाँ पे बीच में लिखो क्वेश्चन नंबर 2A1 और पूरा लिखो। 2A1 है तो पूरा 2A1 लिखो। कई बार ऐसा करते 2A ऊपर लिखा है और 1 नीचे लिखा, फिर 2 नीचे लिख दिया, वैसा मत लिखो, समझता ही नहीं वो क्या किया है आपने। और मैं बोलूंगा बीच में लिखो, तो वो छूटेगा नहीं स्कैनिंग में। कोने में आप लिखते हैं और कई बार इतने कोने में लिखते हो छुप जाता है, दिखता नहीं वो, और फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। एक अमन का क्वेश्चन है, ये सब बुक के क्वेश्चंस है। आप बुक में देखोगे, मोटर कार ही अप्रोच्ड विकास ऑफर्ड टू सेल मोटर कार फॉर 3 लाख। श्याम टोल्ड मिस्टर विकास दैट द मोटर कार इज रनिंग एट 30 किलोmeters per liter. Both the fuel meter and speed meter of the car were working perfectly. Mr. Vikas agreed with the proposal of Sham and took delivery of the car by paying 3 lakh to Sham. After 10 days, Vikas came back with the car and stated that the claim made by Sham regarding fuel efficiency was not correct and therefore there was a case of misrepresentation relating to the provisions of Contract Act. Decide and write whether Vikas can rescind the contract and above ground. यहाँ पे वो रिसेंड नहीं कर पाएगा आपके क्वेश्चन के हिसाब से। फर्स्ट में मिसरिप्रेजेंटेशन क्यों गलत है? मिसरिप्रेजेंटेशन गलत नहीं है, क्वेश्चन मिसरिप्रेजेंटेशन पे ही है, वो गलत नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे अच्छे से, उसको अच्छे से पढ़ो। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको खुद को समझेगा। वहां पे स्पेसिफिकली दिया है कि फ्यूल मीटर, स्पीड मीटर, ये सब उसने चेक किया और ये प्रॉपर चल रहा था। सो उसने जब बोला है कि चेक किया, और ये नॉर्मल एक ऐसी चीज है जो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से पता लग जाती है, तो उसको फिर अब कोई भी, हाँ देखो एक क्वेश्चन आंसर भी आ गया ओजस का कि ऑर्डिनरी डिलीजेंस की वजह से। तो देखो क्वेश्चंस को समझना भी इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑर्डिनरी डिलीजेंस वाला केस है वो, वहां उसने साधारण प्रकार से जांच पड़ताल किया तो उसको पता लगना चाहिए था। ये तो डायरेक्ट देख के पता लग जाती है चीज, बट अगर वो गलती है तो ऐसे केसेस में उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। फिर और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में अगर दो तीन टॉपिक से प्रोविजन मिक्स हो, सो एप्लीकेबिलिटी में हेडिंग क्या लिखे? आप क्वेश्चन बताओ, मैं उस हिसाब से बताऊंगा, ऐसे मैं नहीं बता सकता। अब दो तीन टॉपिक मिक्स हो रहे हैं तो दो तीन चीजें, हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा है, नहीं तो छोड़ दो एप्लीकेबिलिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं तो बोलूंगा आप क्वेश्चन बताओ, मैं आपको पूरा बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो वो नहीं बता सकता मैं। सो ओजस ने सही आंसर दिया, ऑर्डिनरी डिलीजेंस की वजह से। हाँ, स्पीड कैन बी चेक थ्रू ऑर्डिनरी डिलीजेंस, सो इट इज नॉट वॉइडेबल। यस, तो स्मृति ने भी सही वही चीज बोली, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन का ही केस है। ठीक है, तो ध्यान रखो क्वेश्चन कैसे आ रहा है, उसको बराबर पढ़ो, उसने चेक किया वगैरह सब लिखा है, एक एक लाइन पढ़ो अच्छे से, एक एक वर्ड पढ़ो, तब आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको कुछ टिप्स दे दिया, ये छोटे मोटे पॉइंट्स है, यही बहुत काम के हैं, और 100% पेपर ट्राई करो। सेक्शंस लिखने के बारे में टिप्स लिख डालो, मैं मना नहीं करूंगा, अगर आपको पता है तो यू शुड राइट द सेक्शंस, बट अगर नहीं पता है तो गलत मत लिख के आना। ठीक है, तो सेक्शंस याद हैं, पता है चीजें आपको, सेक्शंस पूरे रटे हुए हैं तो लिख दो।
लेकिन नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मार्क्स पे। सो मुश्किल से 1-2 मार्क का फर्क पड़ सकता है, बट वैसे फर्क पड़ता है 1-2 मार्क, लेकिन उतना आप रटते बैठोगे तो कोई मतलब नहीं पड़ेगा। हाँ, याद है चीजें तो आप लिख दो, ठीक है। बेसिकली आपके कंसेप्ट टेस्ट होने वाले हैं। एक और क्वेश्चन आया है सृष्टि का। G sold some goods to H for a certain price by issue of an invoice, but payment in respect of the same was not received on that day. The goods were packed and lying in the godown of Mr. G. ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। टेस्ट सीरीज में आपको सजेस्टेड आंसर दिया है, वो सजेस्टेड आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है वो, उसमें पूरा अपन ने लिख के दिया है प्रॉपरली कि गलती किसकी है। सो आपको ये टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएगा, और आपको मैं ये पूरा बता भी दूंगा। देखो इसमें क्या बताया है कि गुड्स वर पैक्ड एंड लाइंग इन जीस इन द गोडाउन ऑफ मिस्टर जी, जी के पास रखे थे। द गुड्स वर इंस्पेक्टेड बाय एचएस एजेंट एंड वर फाउंड टू बी इन ऑर्डर। इंस्पेक्ट हो गया, डिलीवरी कंप्लीट हो गई। Later on, the dues of goods were settled in cash. Just after receiving cash, Mr. G asked Mr. H to that goods should be taken away. और उसने नहीं लेके गया, तो यहाँ पे H की गलती है, H ने लेके जाना चाहिए था। आफ्टर 1 डे H ने लेके नहीं गया और उसने बाहर रख दिया और वो खराब हो गए। ऐसे केसेस में गलती किसकी है? जिसने गुड्स ले जाना चाहिए था, चेक हो गया, सब हो गया, तो फिर क्यों नहीं ले जा रहा? तो उसकी गलती है, ठीक है। तो ऐसा है। तो चलो अभी मैं एक और चीज बताऊंगा, अभी नया कुछ नहीं पढ़ना है आपने। हाँ, अभी अगर आप पढ़ते हैं तो अभी के लिए पढ़ सकते हो आप, बट अल्टीमेटली अभी जितना पढ़ लोगे उतना ठीक है। आखिरी टाइम पे कुछ भी नया मत पढ़ना। अभी जितना पढ़ना है, जो पढ़ना है सब पढ़ डालो, बट आखिरी टाइम पे आपको सिर्फ रिवीजन करना है। आपको बिल्कुल भी नई चीज नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे आप करो। और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटी सी एग्जाम है, बहुत अच्छा आप स्कोर कर लोगे। आप खुद ही कॉन्फिडेंस फील करोगे जैसे ही आप अपने पेपर्स देखोगे। एक बात और बता दूं, आप लोगों को, कई लोगों को ऐसा है कि 65-70 मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं सर मार्क्स क्यों कट रहे हैं। तो मैं एक बात बता देता हूँ, अपने यहाँ पे मार्क्स थोड़े से कम करते हैं, कम देते हैं, ताकि कॉन्फिडेंस ओवर ना हो जाए। सो कम मार्क्स मिलते हैं, और वहां पे भी मेन एग्जाम में भी कोई 90 वगैरह नहीं मिलते एकदम, ठीक है। हम मिलते हैं बट बहुत कम केसेस में, एकदम ही तबाही लिखोगे आप तब मिलेंगे, नहीं तो 90 वगैरह मिलना बहुत बड़ी बात है। 60 प्लस सी एग्जाम्स में बहुत होते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, 11th-12th के बेसिस पे हम लोग जज करते हैं, यार 11th में तो हमको 95 मिलते थे, यहाँ नहीं मिल रहे, 12th में हमको मिलते थे, यहाँ नहीं मिल रहे। यहाँ नहीं मिलेंगे सीए एग्जाम से, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे उतने मार्क्स नहीं मिलते, मुश्किल होता है बहुत। हाँ चलो, थैंक यू और ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट रहता है तो मेरे से आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे को कभी भी बोल सकते हैं, मेरे आपके पास नंबर है। और कोई भी डाउट है, कोई बड़े डाउट है, तो आप जरूर वीडियो का सहारा लो, क्योंकि देखो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं हर चीज आपको प्रॉपरली यहाँ पे बता सकूं। सो हर चीज में फिर से पूरा रिवाइज नहीं कर सकता। अब जैसे किसी ने पूछा कि सर ये जो कंसेप्ट है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, तो इट इज नॉट पॉसिबल मैं 100% बता सकूं। और इसीलिए आपको अगर कोई ऐसा डाउट है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं वीडियोस, ठीक है। और फिर भी नहीं समझा तो आप मेरे से पूछो, बट आपको कोशिश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे और डायरेक्टली सर लोगों के ऊपर ढकेल दे रहे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश आपको करना है, मेहनत आपको करना है, साथ में हम भी करेंगे, बट हमको मिल के आगे बढ़ना है, ठीक है। आप लोग अच्छा स्कोर करोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, और अच्छा स्कोर होगा, आराम से होगा। मेरे को आप लोगों की बैच से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। भले ही पूरा ऑनलाइन हुआ है, बट आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है और बहुत अच्छा लेवल आपका है, तो बढ़िया है। अच्छे से आप लोग करो, पढ़ाई करो, और कोई भी डाउट रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो विद दिस, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट रहेगा आप कभी भी मेरे को पूछो। इवन एग्जाम के दिन रात को अगर आपको डाउट आता है पढ़ते पढ़ते, आप तब भी पूछ सकते हैं। और बिल्कुल भी फिक्र मत करना, और कोई चीज छोड़ना नहीं, पूरा 100% करो, आराम से आप अच्छा स्कोर कर लोगे। चलो शायरी वगैरह बाद में देखेंगे, अभी नहीं। अभी फिलहाल अपन पढ़ाई पे ध्यान दो। फिलहाल शायरी वगैरह का क्या है, याद भी नहीं आती अभी एकदम से, और वैसे भी अभी इतना थकान हो गई, गला वाला दर्द कर रहा है, ठीक है। तो अगले बार, अभी पहले पढ़ाई कर लो, फिर मिलेंगे हम। चलो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।